बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। आई होप नाज़रीन आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी तरह की बात करते करते लोग ख़त लिखते हैं और एंड में लिख देते हैं फ़कत आपकी फ़िज़ा अली। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात करूँगी, प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगी। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। हमने आज बहुत डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है वो हमने बनाया हमारे शो का। एज़ यूजुअल कुछ चीज़ें ऑन डिमांड हैं जो आपको बहुत पसंद है। सबसे पहले तो जो हम स्टार्ट लेंगे, हम बात करेंगे स्किन के ऊपर और हमारी बहुत ज़बरदस्त हर्बलिस्ट जो हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे पूछेंगे नैयर ज़करिया जी से कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और इसमें काफ़ी लोगों के चेहरे पे, जिस्म में, पीठ पे एलर्जी शुरू हो जाती हैं और तो और सर पे भी एलर्जी शुरू हो जाती हैं। तो हमने क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी स्किन हेल्दी भी रहे। और ये बरसात के मौसम में जो हर्ब्स पोर्स अजीब से बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं पोर्स को मिल रही होती है, स्किन अनहेल्दी दिख रही होती है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क टोन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, चिपचिपाहट चेहरे पे चिप चिप चिप, जैसे कराची का वेदर है वैसे मोस्टली अगर लाहौर में भी अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा आप देखें कि बहुत बारिश हो रही है तो फिर चिपचिपाहट यहाँ पे भी आपको नमी जो है वो चेहरे पे मिलती है। तो आज हम बात करते हैं नैयर ज़करिया जी से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें आप बताएंगी कुछ ऐसे ऐसे टोटके जो हमारी स्किन से रिलेटेड हों और ख़ास तौर पे हमारे उन मसाइल का हल हो जो हमें गर्मी में जो बरसात का जो इशू हो जाता है, लोगों को दाने निकल आते हैं चेहरे पे, एलर्जी शुरू हो जाती हैं। तो इसके आप कुछ ऐसे हमें टिप्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वेलकम, क्योंकि जब जब आप आती हैं तो कोई ऐसी बात ज़रूर बता के जाती हैं जिस पे सारी बच्चियाँ लग जाती हैं, मुझ समेत। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल गर्मी का मौसम गुजर गया, बरसात का मौसम जो है वो स्टार्ट है। तो आज भी जैसे बाहर बादल आए हुए हैं तो फ़ौरन दिल करता है कि किचन में या कड़ी हो, पकोड़े हो और इस तरह के पकवान जो है वो बन रहे होते हैं, गुड़ वाले चावल और इस तरह की चीज़ें दिल करता है। क्योंकि गर्मी जाती है, जब बारिश आती है तो मौसम जो है वो बड़ा इंजॉय करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो स्किन के इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनकी ड्राई स्किन होती है, आप देखिए उनकी स्किन पे भी जो है वो ऑयल आ रहा होता है, टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों की ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन होती है, उनकी स्किन पे एलर्जीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, एक्नी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के बहुत ज़्यादा फुल बॉडी के ऊपर ख़ारिश, गर्मी दाने, ख़ासकर जो ब्लस्टर बन जाते हैं, पानी के छाले से बन जाते हैं, ये इतने पेनफुल होते हैं बच्चों को ख़ासकर। पूरी बॉडी मैंने देखा है, फोरहेड, फेस, नेक, पूरी बॉडी जो है वो गर्मी दानों से भर जाती है। तो उसके लिए कुछ समझ नहीं लग रही होती क्या करें। वो अगर ठंडक वाला कोई भी पाउडर लगाते हैं तो वो टेम्परेरी एक सुकून मिलता है, बाद में उसी तरह से जो है वो खारिश शुरू हो जाती है और एलर्जी। इसके लिए सबसे जो बेहतरीन है, पहले मैं फ़ेस के लिए बताऊंगी कि गर्मियों के अंदर जिनके ओपन पोर्स है, ऑयली स्किन है, एक्नी स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए सबसे जो है वो बेहतरीन है पुदीना। अच्छा। क्योंकि कोई भी अगर आप ठंडक वाली जो स्किन को सूदिंग देगी, ठंडक देगी, वो ऑयल को कंट्रोल रखेगी, पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी और स्किन को रिलैक्स करेगी। और प्लस जो पेपरमिंट का आपको देखें कि एक अरोमा है, उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जहन को रिलैक्स करती है। तो आप क्या करें कि पुदीना अगर आपके पास फ्रेश है, आजकल तो फ्रेश है और बहुत सस्ता मिलता है, क्यारियों में भी लगा हुआ है, दुकान पे जाएं सब्ज़ी की, तो आप एक गट्ठी जो है वो पुदीने के साथ ज़रूर रख लें। आपने क्या करना है कि आपके अगर आपको अवेलेबल हैं नींबू के जो पत्ते हैं, लेमन के पत्ते, उसके लेमन के साथ ही आप ले लें। मगर ये इस तरह देसी वाले लेमन लेने हमने या पीले वाले भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, कोई भी ले लें, ये अभी पके नहीं है तो इसलिए जो है ये ग्रीन कलर के हैं, घर से उतार के लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, ब्लेंडर में आप डालें, पुदीना डाल लें, जैसे मुट्ठी भर के पुदीना, 2 लेमन छिलकों समेत और उसके थोड़े से पत्ते और थोड़ा सा एलोवेरा को काट के इसकी जेल, ये सब डाल के, दही डाल के इसकी चटनी बना लें। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड करके आप इसको आइस क्यूब्स के अंदर जो है वो जमा के रख लें। ये आप 8-10 दिन के लिए आपका जो है ना ये फेस पैक मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने कहा एलोवेरा, हाँ जी, पुदीना, हाँ जी, नींबू के छिलके और उसके पत्ते समेत ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें। दही डाल जैसे अच्छा दही भी ऐड करना है, दही भी ऐड करके दही की मिकदार कितनी कोई रखनी है? जैसे अगर 1 प्याली छोटी वाली जो है वो दही की है, मुट्ठी भर के पुदीना और 2-3 इंच का टुकड़ा जो है वो एलोवेरा जेल अंदर से निकाल के, उसका छिलका नहीं डालना। अच्छा। लेमन छिलके समेत, उसका जूस भी उसी में जाएगा और थोड़े से पत्ते।
अच्छा, और उसको आइस क्यूब्स के अंदर फिल कर लें उसको जब वो अच्छी आई। तरह चटनी बन जाए आइस क्यूब्स में आप जो है वो डाल के रख ठीक लें। है। आप जब इजी हुई हैं, किचन से फारिग हुई हैं, आप ऑफिस से आई हैं, कॉलेज से आई हैं, आप 2 आइस क्यूब जो है वो निकाल लें। इस मौसम के अंदर 2-3 मिनट के अंदर वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। फेस को वॉश करके इसके अंदर आप ½ टीस्पून जो है वो मुल्तानी मिट्टी का डाल लें ताकि एक फेस पैक बन जाए। अच्छा, एक फेस पैक लिक्विड आपका लिक्विड टेक्सचर ना रहे, एक फेस पैक बन जाए। एक आपका फेस पैक बन जाएगा। आप जब इजी हैं आप अपने फेस के ऊपर इसको लगा लें। वेरी नाइस। ये आपका एक्सफोलिएटर भी है, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, ये और आपकी एकदम से टैनिंग ठंडा को ठंडा मिंट की वजह से वो फ्रेश भी एकदम फ्रेश से। भी होगा। आप अगर किचन से थक के जो है वो इजी हो के बाहर बैठी हैं, कॉलेज से या जॉब से आई हैं, तो आपको पेपरमिंट का एक तो अरोमा रिलैक्स करेगा, दूसरे नंबर पे इसके अंदर की जो ठंडक है, कूलिंग इफेक्ट है, वो ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स को मिनिमाइज और करेगा। ये हमने अपने चेहरे पे कितनी देर लगाना है, इसको ड्राई करना है फॉर्म में कोई इसको हाँ जी आप 15-20 मिनट आधे घंटे तक इसको जो है वो आप अपने फेस के ऊपर लगा रहने दें। कोशिश करें कि आप जो है वो बेड पे सीधा लेट के रिलैक्स होके, ये नहीं कि आपने इसको फेस पे लगाया, साथ किचन में काम कर रही हैं या कपड़े धो रही हैं या मोबाइल यूज़ कर रही हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स कर रखें। तकिया निकाल के आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटें। इसके साथ आपकी टैनिंग रिमूव होगी और इसके साथ फिजा कलर बहुत फेयर होगा। क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, एलोवेरा है इसके अंदर, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल जो है वो बैलेंस कर देगा। विटामिन सी का तो अच्छा खासा इसमें जी। और अगर नेक पे इचिंग है या बॉडी के कहीं पे भी इचिंग है, ये वाला पैक आप फुल बॉडी पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे आपकी ये इसलिए भी अच्छा लगा टोटका कि मिसेस ज़करिया जी, ये जो लेमन है, लेमन को किसी और चीज़ के साथ मुझे लगता है इस्तेमाल करने से बेहतर ही होता है कि जब मिंट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो सूदिंग इफेक्ट के साथ, अगर किसी को कोई एलर्जी है नींबू से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सूट करता है। और विटामिन सी आपको पता है टैन को रिमूव करेगा और स्किन को बहुत अच्छा जो है वो एक लिफ्ट और एक ग्लो भी जो और ये कितने टाइम तक करें? ये आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। हाँ जी, जब ये very ड्राई हो जाए आप वॉशरूम में जाएं, पहले पानी के छींटे डालें, जब मसाज करते हुए आप धोएंगे, आपके अगर ब्लैक हेड्स हैं, आपके अगर वाइट हेड्स हैं, आपकी अगर जो है वो एक डेड लेयर बनी हुई है, तो वो एक आपका माइल्ड सा एक्सफोलिएटर का काम भी ये करेगा। दही भी डलवाया, वो उससे भी बड़ा मॉइस्चर फेस दही पे आएगा। लैक्टिक एसिड है, आपको पता है। और लैक्टिक एसिड आजकल आप देखें जितनी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है पील के लिए यूज हो रहा है, और ये नेचुरल स्किन वाइटनर भी है और नेचुरल जो है वो आपका डेड स्किन रिमूवर भी है जो दही है। मुझे बड़ा कोई कार आमद आपने मास्क, आपने आज बड़ा जादुई मास्क बता दिया। इट्स सो नाइस। आइस क्यूब में इसलिए इसको किया है कि ना वो मैंने देखा है कि ख़वातीन और बच्चियां ना सुस्ती कर जाती हैं। तो ये बना के रख लें, 15-20 दिन महीने के लिए बना के रख लें। जेंट्स हज़रात भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी 2 क्यूब्स निकालें और इजीली आपका जो है वो बेहतरीन मौसम बरसात के लिए नीचे भी लगा सकते हैं, आंखें है ना, बिल्कुल आइस के नीचे भी लगाएं, आंखों के अंदर नहीं जाने दें, फुल फेस पे आप इसको लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस्लामाबाद से अब्दुल्ला की कॉल है, ठीक है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी आप लोग जितने भी लोग हैं कॉल्स कर सकते हैं। आज स्किन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आइए जी, कौन है जी? वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई जी, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले आप जो गुड मॉर्निंग ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्या हल्के हैं डार्क सर्कल जी, इनका खत्मी इलाज क्या होता है? वैसे आजकल तो क्रीमें खत्मी इलाज इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये ख़त्म नहीं होता लोग कह रहे थे, मगर अच्छा पहले मैं 1-2 सवाल आपको, मैं ताकि उनको रेफरेंस मिल जाएगा, तो फिर वो आपको कोई टोटका बता दी। मुझे बता दीजिएगा, आप सोते हैं टाइम पे? नींद कितने बजे आपको आती है रात को, और कितने घंटे की आप नींद लेते हैं, ताकि उनको हेल्प मिले, वो फिर आपको जवाब दे सकेंगे। जी भाई जी? कितने घंटे की नींद आप लेते हैं, कितने घंटे सोते हैं? नहीं मतलब 6 से 8 घंटे। सिर्फ 4-5 घंटे? हाँ। रात को देर तक जागते हैं क्या? नहीं मैं रात टाइम पे और सुबह भी टाइम पे जागना, दिन को जो रेस्ट करता हूँ जाता है, लेकिन ये तकरीबन 7-8 साल से प्रॉब्लम है ना। 7-8 साल से। फ़ोन वगैरह में तो नहीं रहते ज़्यादा? नहीं मैं इस्तेमाल नहीं करता, सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करता, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करता। ठीक है, फिर मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। जी आप बताइएगा। डार्क सर्कल्स का कुछ लोग इनको कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, तो अब आप इनके डार्क सर्कल्स के लिए कोई ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, डार्क सर्कल्स के लिए वही आपने क्वेश्चन खुद ही कर लिया उनसे कि नींद पूरी ना होना, या हम बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरह से मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं,
बहरहाल कम हो सकते हैं, जो आइजोन पे रिंकल्स हैं उसको भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतरीन है वीटजम ऑयल। आपका जो विटामिन ई ऑयल है वो बेहतरीन है डार्क सर्कल्स को जो है वो कम करने के लिए, और अगर झुर्रियाँ आ गई हैं अराउंड द आइज़ उसको जो है वो कम करने के लिए। इसको यूज़ करने का जो तरीक़ाकार ये है, 1 टेबलस्पून आप जो है वो विटामिन ई लेंगे, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालें, और तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर कैस्टर ऑयल के। ये आपका बेहतरीन जो है वो आइजोन के लिए जो है वो एक सीरम बन जाएगा। इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप नाइट में जैसे सोने से पहले आप फेस को वॉश करें और थोड़ा सा गर्म दूध लेके कॉटन पैड उसमें डालें, और उसके साथ आप अपनी आंखों को थोड़ा सा टैप टैप करके, थोड़ा सा आंखें बंद करके स्किन को जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। और उसके बाद आप ये वाला गीला फेस होना चाहिए, आपने इसको टिश्यू ऑफ नहीं करना। 2-3 ड्रॉप्स आप इस ऑयल के जो है वो आप अपनी उंगली के ऊपर या अपनी आंख के ऊपर लगाएं, और अपनी रिंग फिंगर के साथ आप आई जोन पे जो है वो अच्छे से मसाज करें। आंखों के अंदर नहीं जाए, आंखों के अंदर भी जाएगा तो कोई इसका नुकसान नहीं है। तो आई जोन पे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट आप दोनों साइड पे इसका मसाज करके तो आप सो जाएं। तो इसके साथ आपको जो है वो काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स भी कम होंगे और आपकी जो रिंकल्स है वो भी कम क्या कोई होंगे। खाने पीने की अशिया भी ऐसी होती है जिसको खाने से हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह, डार्क पैच अगर कोई है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जो है वो जिस तरह से वेजीज़ और फ्रेश जूसेस वगैरह आप इनका इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और प्लस जिस तरह से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के अंदर जो अलसी का इस्तेमाल है, अलसी का इस्तेमाल बेहतरीन एंटी एजिंग है। आपके जो है वो कोई भी बॉडी पे आपकी टैनिंग है या आपके वक्त से पहले झुर्रियाँ आ रही हैं उसके लिए बेहतरीन है। और उसके बाद जो है वो मैं ये सीड्स आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़रूर इसका जो है वो बताना चाहूँगी। इसको हलीम सीड भी बोलते हैं। ये इस तरह से, जिस तरह से राई होती है इस तरह से होते हैं, दिखाएं। हब्बुल इरशाद या हलीम सीड। ये इतने ज़बरदस्त हैं कि इसकी जो है वो खीर भी बनती है। अच्छा, इसको दूध के अंदर जो है वो हाँ ये राई जैसी राई है ना? जैसी है। हाँ, ठीक है। हलीम सीड भी इनको बोलते हैं, हब्बुल इरशाद भी बोलते हैं। अच्छा, हब्बुल ये, इरशाद। हाँ जी, ये कलर को फेयर करने के लिए, आपके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए इनका इस्तेमाल अल्लाह बेहतरीन कोड़ा। है। हल्की सी जब इसको मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ कि आपने इसकी खीर बनानी कैसे है। आपने इसको रात को भिगो देना है। हाँ, कड़वे इसीलिए तो ये जिगर को और खून को जो है वो साफ करेगा। हाँ। लेकिन जब आप इसकी खीर बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये कड़वाहट अच्छा? इसकी नहीं होगी। इसको क्या करते हैं, 2 टेबलस्पून आप रात को जो है वो पानी में भिगो दें, सुबह को जो है पानी जो है वो इसका निकाल दें, और दूध के अंदर जैसे खीर बनाते हैं साबूदाने की या आम चावलों की, वैसे खीर बना के तो आप इसको जो है वो खाएं। अच्छा। इसके साथ जो है ये 8 दिन के लिए आपकी एक तरह से मेडिसिन है आपके लीवर को और आपके खून को साफ करने के लिए। मुंह में ये इसका वो जैसे हम लोग जेल चिया सीड्स वगैरह लेते हैं, एक जेली छोड़ा ना? जेली, बिल्कुल ये जेली फॉर्म के अंदर है और ये इतने ज़बरदस्त है। ये आजकल जो है वो मैं ले रही हूँ। ये ज़ाहिर सी बात, जब आपका खून साफ होगा, आपका लिवर डिटॉक्स होगा, आपकी जितनी वो वाली बीमारियाँ जिनका आपको नहीं भी पता। इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसका मुझे जो है वो नाम कुछ इस तरह से तो कंफर्म दोनों उर्दू के दोबारा नाम बता दें। एक सॉरी, इसको हब्बुल इरशाद या हलीम सीड बोलते हैं। हलीम सीड्स। हलीम सीड्स इसको बोलते हैं। इसको फिर हम सर्च कर लेंगे, इसका इंग्लिश का नाम भी। हाँ जी, तो ये बेहतरीन है। अगर आप इसकी खीर वगैरह नहीं बना के खाना चाह रहे, 1/2 टीस्पून आप जो है वो इसको पानी के साथ निगल लें। ये मिलनी पंसारी स्टोर से, पंसार की जहाँ से दुकान लेनी है वहाँ से। से तो उर्दू में ही मिलनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल, हलीम सीड बोल दें हलीम उन्हें, सीड्स। तो आराम से हलीम सीड के नाम से जो है ये आपको मिल जाएंगे। तो ये जिनके जो है वो कहते हैं ना डार्क सर्कल किसी चीज़ से नहीं जाते, ये यूज़ करना शुरू करें। और प्लस जिस तरह से आपने कहा कि इसकी जो जेल सी है, तो इसको जो है वो रात को 1/2 टीस्पून आप भिगो दें, सुबह को जो इसकी जेल है वो आप जो है वो फेस वॉश करके आप चाहे पूरी आई जोन पे, पूरे फेस के ऊपर लगाएं। ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, आपके कलर को जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेयर करेगा। जो ये उपटन वगैरह के अंदर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक पेस्ट इसकी बहुत अच्छी बनती है, और दूसरा छाइयों वगैरह को जो है ये 8 दिन के अंदर अंदर आप देखें आपको छाइयों का जो है वो 50%। एक और कॉलर ज़रा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल इमरान साहब, क्या कहेंगे, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आपने चीज़ें ठीक है? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खैरियत से। क्या मसला हो गया, क्या बताइए, पूछिए। मैं जी आपका टीवी पे लाइव शो सुन रहा था, तो 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग पिज़्ज़ा शो, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा। फिर आपका नंबर लिखा हुआ था। अच्छा,
जी थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपका कोई मसला भी है स्किन का? आज हम लोग स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। नैयर ज़करिया जो है हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद है और आपको बता रही है स्किन के लिए बेस्ट टोटके, ख़ास तौर पे जो बरसात के मौके होते हैं उसमें आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन आपकी बिल्कुल रेड हो जाती है, एक्ने निकल आती है, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। एक टोटका तो जिससे पहले हमें बता दिया उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, द फर्स्ट टोटका ऑल्सो द सेकेंड एज वेल। और इसी तरह अगर आपको भी कोई और भी टोटके पूछने हैं तो प्लीज़ पूछिए। और जिनसे मिस हो गए, जिसकी मैं जिन टोटकों की तारीफ़ कर रही हूँ उनकी, वो अगर मिस हो गए तो फिर हमारे सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं। हम लोग अपने टिकटॉक और हम अपने फेसबुक का और इंस्टा आईडीज़ भी जो हैं उस पर ये अपलोड कर देंगे। रही बात, अब हम चलते हैं मज़ीद टोटकों की तरफ। ये जो आपने साथ साथ ये हल्दी शल्दी रखी है, ये किस लिए है? इसका क्या जादू है? हाँ जी, जिस तरह से मैंने ब्लस्टर्स की गर्मी दानों, जो पानी वाले छाले बन जाते हैं, जो मैंने उनकी बात की थी, उसके लिए मैं एक फेस पैक, बॉडी पैक भी जो है वो बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए जो है वो एक पैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे हैं तो उनको आप जो है वो 10-15 मिनट के लिए इसको लगा के फिर आप उन्हें नहला दें। ये आप 2 से 3 दफ़ा करेंगे, आप देखेंगे कि उनको गर्मियों में बिल्कुल भी जो है वो गर्मी दाने नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए जो है वो सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है फटकड़ी। जो फटकड़ी है आपको पता है एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, और गर्मी दाने या किसी भी तरह की एक्नी हो उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। और पोर्स को भी जो है ये मिनिमाइज़ करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है। तो आपने क्या करना है, फटकड़ी लेनी है, 1 टेबल स्पून फटकड़ी का पाउडर, 1 टेबल स्पून ये देखें नीम के पत्ते, उनको जो है वो खुश करके उनका पाउडर बनाया हुआ है। 1 टेबल स्पून को खुश किया, खुश किया। हाँ जी बिल्कुल, बाजार से नहीं मिलता ना ये बाजार से भी मिलता है। और घर पे हम अगर बनाने गुले नीम उन्हें आप कह दें या नीम का पाउडर जो है वो कह दें, नीम के पत्तों का, तो आम में जो है वो मिल जाता है। और अगर हम घर पे बनाते तो नीम के पत्तों को पहले पानी से साफ किया, उसको टोकरी में रख के धूप में कहीं लगा के, कितनी देर में? नहीं करते, धूप में नहीं रखते, 2 दिन के लिए किचन के अंदर ही आप रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। शैडो ड्राई करते हैं। शैडो ड्राई करना आपने? हाँ जी, तो खुश्क हो जाए, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है वो फटकड़ी का पाउडर, 1 टेबल स्पून ही नीम के पत्तों का पाउडर, 1 टीस्पून आपने उसके अंदर जो है वो हल्दी डालनी है। हल्दी कौन सी वाली है भी बता दें। हल्दी कुछ कहते हैं कि किचन वाली इस्तेमाल कर लें, कुछ कहते हैं कि वो दूसरी पंसारी से लें, पंसारी से लें और खालिस हल्दी लें, क्योंकि जो दूसरी हल्दी होती है कलर फ्लेवर, मतलब आंबा हल्दी चलेगी? आंबा हल्दी ले लें आप, ये वाली ले लें, बस उसके कलर में थोड़ा सा फर्क होता है। आंबा हल्दी का आंबा को भी हम घर में खुद पीस सकते हैं? नहीं, खुद नहीं पीस सकते, ये पंसारी से लेके आए। इतनी हार्ड होती है कि ग्राइंडर के जो ब्लेड है ना तो वो टूट जाते हैं। अच्छा। तो आप जो है वो पंसारी से ही जो है वो इसको जो है वो लेके उससे उसी टाइम फ्रेश उसी टाइम वो पीस के दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1 टीस्पून ये डालनी है और 1 कप आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी का डालना है। अच्छा। ये आपका बेहतरीन, जिन लोगों के गर्मियों में दाने नहीं फोड़े बन जाते हैं, पस वाले पेनफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो गर्मी दाने, कोई भी स्किन का एलर्जीज वगैरह का इशू है, इसको नहाने के बाद, ठीक है, पसीने वाला चेहरा या पसीने वाली आपकी बॉडी ना हो, जैसे नहा लिया, नहाने के बाद आपके जहाँ जहाँ पे दाने हैं आप इसकी पतली सी लेप बना के आप इसको जो है वो आधे घंटे के लिए लगा लें। अगर गर्मी दाने हैं जैसे बच्चों के, तो उनको नहला के साफ़ सुथरे सैनिटाइज हुए गर्म पानी में धुला हुआ टॉवल लेके उसके साथ आपने जहाँ ब्लस्टर है हल्का हल्का आपने उसको मसाज करना है, ताकि वो ऊपर से स्किन जो है वो हट जाए। अच्छा। पानी के जो छाले से जो है वो नहाने से नरम हो जाएंगे, जब टॉवल से साफ़ करेंगे तो वो सारे क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप इस या पैक को लगाएं या मैं एक टोनर आपको बताती हूँ, फुल बॉडी पे वो स्प्रे कर दें, 5 मिनट के अंदर वो ड्राई हो जाए, फिर कपड़े पहने। तो ये कितने दिन के बाद? एवरी शावर ये जैसे ट्वाइस अ वीक कर ले, जब अच्छा। आपने नहाना है। रेगुलर शावर पे हर बार नहीं करना? जी, हर बार जो रेगुलर शावर ले रहे हैं डेली, उसमें नहीं करना? नहीं, अगर बहुत ज्यादा दाने हैं तो डेली कर सकते हैं आप इसको, दिन में आपको 2 दफा भी कर सकते हैं। अच्छा। ये आपको बहुत सुकून देगा, आपकी जो दाने हैं उनको रिलीफ देगा। जस्ट लाइक अ मेडिसिन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी दाने हैं तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप कहेंगे कि मैं इसको लगाए रखूं और इसको मैं उतारूं ना। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, किसी ट्यूब किसी क्रीम से एक्नी ड्राई नहीं हो रही होती, इसके साथ जो है वो एक्नी जो है वो ड्राई हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है।
और टोनर मैं एक बताती हूँ आपको, शावर बॉटल के अंदर बना के रख ले। अगर फेस पैक जैसे बच्चे नहीं लगवाते या आपके पास टाइम नहीं है कि इसको लगा के हम आधा घंटा बैठें, आपने क्या करना है कि आप अंसारी की दुकान से 1 लीटर की बोतल रोज़ वाटर की ले आएँ। ठीक है, वो सस्ती मिलेगी, कॉस्मेटिक शॉप से लेंगे तो वो थोड़ी सी महंगी होती है। और खालिस कौन सी होती है? जब पंसारी की दुकान से आप वही जाएंगे अच्छी ना, होती है, उन्होंने अर्क सस्ती भी होती है, निकाले खालिस भी होती है। हाँ जी बिल्कुल, अर्क निकाले हुए होते हैं। आप अजवाइन का अर्क, पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क और अर्क गुलाब, ये चारों अर्क लेके इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून फटकड़ी का डाल दें। ये बड़ी बोतल आपकी जो है वो 4 लीटर तकरीबन बन जाएगा। अब ये जो फिटकरी हम डालें, ये पीस कर डालेंगे? ये पीस के आपने डालनी है। अच्छा। पाउडर इसका बना हुआ, आपने इन चारों को कंबाइन करना है किसी जग के अंदर। फटकरी डाल के इसको आपने 3-4 घंटे के लिए पड़ा रहने देना है। सारी फटकरी नमक की तरह से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इनको आप जो है वो शावर बॉटल के अंदर जो है वो डाल के जो है वो रख लें। आप नहाए हैं, नहाने के बाद अपने बॉडी को अब जहाँ जहाँ पे आपके जो है वो ब्लस्टर बने हुए हैं, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स हजरात सारा दिन जो है वो जो पैंट वगैरह या ऑफिस में है, बेल्ट वगैरह पहनी हुई होती है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको जो है ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उनके जो है वो स्वेटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और एलर्जी, ख़ारिश हो रही होती है, और ज़ख़म हील नहीं हो रहा होता, ज़ख़म भरता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो नहाने के बाद टॉवल के साथ बॉडी को ड्राई करके फुल बॉडी पे इसको स्प्रे करें और ड्राई होने दें। अरे वाह। अच्छा, एक टोटका अलग से भी और पूछना चाहूँगी। बहुत से लोग हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत से लोग डिओड्रेंट भी लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, हीट इतनी है, पानी की तरह जिस्म से ऐसे पसीना बह रहा होता है। तो अब कोई ऐसा टोटका भी बता दें कि जैसे अगर वो अपने अंडर आर्म्स वगैरह में लगा के निकलें, जी, और भाई हजरात जो बच्चियाँ कॉलेजेस जा रही हैं, बसों पे लटक के जा रही हैं या ऐसे बाइक्स पे जा रही हैं, उनका भी तैयार हो क्या ना हो, शावर लिया क्या, इतनी हीट में पूरे जिस्म से पानी बह, तो कोई ऐसी जो है ना स्मेल भी ना हो। जो फिटकरी की आप बात करी, कोई फिटकरी वाला भी जो टोटका है वो भी बता दें। देखें कि आफ्टर शेव फटकड़ी यूज़ होती, जो सही इस्तेमाल क्या है वो भी बता दें। फटकड़ी, हाँ जी, इस्तेमाल तरीका क्या है वो बता दें। डायरेक्ट नहीं लगानी। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा है कि बताते हैं कि जी फटकड़ी मुंह पे जो है वो पीसें और लगा लें, ये आपके स्किन को लिफ्ट करेगी। नहीं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर मैंने किसी चैनल पे देखा, इतनी गलत तरीके से उन्होंने एक बात बताई, वो तो मैं कहूँगी किसी अंधे को भी समझ आ जाएगी, मतलब अंधे को दिखाई दे जाएगी, बहरे को समझ आ जाएगी। कहती है कि वो जो है ना प्याली में पानी में भिगो के रख दें, हाँ जी, ठीक है, जब वॉशरूम से निकले तो उसको रगड़े अंडर आर्म्स में और फिर चले जाएं। ब्लैक हो भाई उसको आप रगड़े, आपकी छिल जाएगी, कांच की तरह होती है वो, बिल्कुल ऐसे उसकी जैसे कांच की धार होती है वैसी होती है, दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाएंगी पूरी स्किन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे कैसे ही लोग इस तरह से बैठ के गलत कैसे बात कर सकते हैं? जेंट्स हजरात भी, नाम ही ले लूं, बता दो। शेव के बाद जेंट्स हजरात भी मोस्टली फटकरी रखी होती है, कभी भी नहीं। आप देखिए उनकी स्किन वहाँ से बिल्कुल जल जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो कभी भी डायरेक्ट फटकरी को आपने नहीं लगाना। हाँ, फटकरी बेहतरीन जो है वो डिओड्रेंट है, आपका ऑयल को कंट्रोल करती है, पोर्स को मिनिमाइज करती है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, बट इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। इसके लिए बहुत बेस्ट मैं जो है वो एक डिओड्रेंट आपको जो है वो बताऊंगी, घर में आप इजीली बना सकते हैं। आप देखें इसका लेमन का अरोमा कितना रिलैक्स करता है, पुदीने का अरोमा कितना रिलैक्स करता है। ठीक है, अगर आप एसेंशियल ऑयल नहीं ले सकते, अगर आप एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं तो आप पेपरमिंट का और लेमन का एसेंशियल ऑयल ले लें। रोज़ वाटर 100 ml लें, 4-4 ड्रॉप आप इन दोनों एसेंशियल ऑयल के डाल दें, और उसके अंदर आप एक चुटकी जो है वो फटकड़ी की डाल दें। दैट्स ऑल। दोबारा, पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल 2 से 3 ड्रॉप, लेमन एसेंशियल ऑयल 2 से 3 ड्रॉप। ड्रॉप्स कतरे, जस्ट कतरे डालते हैं वो। और उसके बाद जो है वो 100 ml, जैसे एक गिलास है छोटे वाला, उतना जो है वो रोज़ वाटर, और उसके अंदर आपने जस्ट 1/4 टीस्पून जो है वो फटकड़ी का पाउडर डालना है। आपने वो आपने खुद घर में पहले पीसना है हमने, हाँ जी, फिर वो पाउडर फॉर्म में उस पूरी बोतल में डालना, बोतल के अंदर वो नमक की तरह सारी डिसॉल्व हो जाएगी। ये आपका बेहतरीन डिओड्रेंट है। जेंट्स हजरात आफ्टर शेव ऐसी चीज भी डालनी कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं, रोज वाटर डाल दिया ना हमने। कितना, कोई अब उसको कितना डाला? 100 ml, अच्छा, 100 ग्राम छोटा वाला ग्लास। ये एक शावर बोतल जो मिलती है, शावर खाली होती है, आप उसके अंदर डाल लें। आप इसको, जिन लोगों के बहुत ज्यादा पसीना आता है, एसिडिक पसीना आता है, स्मेल आ रही होती है, तो स्प्रे बॉटल से ऐसे स्प्रे कर लें। हाँ जी बिल्कुल, नहाने के बाद आप अपने अंडर आर्म फुल बॉडी पे आप इसको जो है वो स्प्रे कर सकते हैं।
बिल्कुल सही बताया। तो ये बेहतरीन है। यही वाला जो टोनर है ये गर्मी दानों के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि अंडरआर्म से अगर जैसे शेव वगैरह से या फिर चेहरे पे भी पेपरमिंट जी। से तो जो बारीक बारीक दाने आ जाते हैं वो भी बैठ जाते हैं। वो भी इसके साथ Very खत्म हो nice. जाएंगे। अगर आप एसेंशियल ऑयल नहीं आपको अवेलेबल नहीं आप ले सकते तो आप क्या करें कि पुदीना और थोड़े से लेमन की जो छिलके हैं आप उनको थोड़ा सा क्रश करके आप उसके अंदर डाल दें, उनका अरोमा अच्छा, अब उसके अगर अंदर। जैसे खुशबू वाला डिओड्रेंट बनाना है और इसके अंदर खुशबू भी चाहिए, आप फिर अपना इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, आप अपना फेवरेट कोई भी जो भी आपका एसेंस है, आपका कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल है, आप उसके अंदर वो ऐड कर लें। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से हम ऐड कर सकते हैं फेवरेट में? गर्मियों के लिए रोज वाला डाल सकते हैं क्या? लिवेंडर का, हाँ जी, रोजमेरी का, लिवेंडर, आपको जैस्मीन, आपको रोज। मुझे सिर्फ रोज ऑयल की खुशबू बड़ी प्यारी लगती है, जैसे वो भी हम पे इतनी ड्रॉप के मिकदार में। बिल्कुल एक आधा ड्रॉप। अगर आप एसेंशियल ऑयल ले रहे हैं तो एक आधा ड्रॉप बहुत है, एक आधे ड्रॉप से ज्यादा आप नहीं यूज करेंगे, वो फिर इचिंग करता है। ठीक क्योंकि है। प्योर अच्छा, मैं फॉर्म अभी में अभी होता है। सबके सामने ये बात बता रही हूँ क्योंकि आपकी इतनी नॉलेज है ऑयल्स के ऊपर। एक शो आपने मेरे साथ किसी दिन करना है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स की जो है ना इंशाल्लाह। सारी डिटेल में उसके फवायद, कौन से इंशाल्लाह। चेहरे पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, कौन से नहीं, ये सारी चीज़ों को बताना है। क्योंकि बस बच्चियों को पता चल जाए गूगल देख के ना तो हाँ वो जी। उठा के बस ढूस ये भी ले बिल्कुल। लो बस, और से वो हाँ। भी ले लो। और ये एसेंशियल ऑयल इतने महंगे होते हैं कि आपका दिल कर रहा होता है बट अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि मैं होममेड बताऊंगी कि आप घर के अंदर जो है वो किस तरह से खुद से जो है ये वाले एसेंशियल ऑयल जो है वो आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो जिस तरह से एक डेड सी स्किन बन गई हुई है और फ्रैकल्स हैं, आपको लग रहा है ये छाइयाँ हैं, ठीक है, उसके लिए आपके किचन के अंदर मौजूद शक्कर बेहतरीन डेड स्किन रिमूवर है। अच्छा, कुछ भी नहीं आप कर सकते, 1 टेबलस्पून आप शक्कर लें, थोड़ा सा दही उसमें मिक्स करके एक पेस्ट बना के लिक्विडी टाइप जो है ये पेस्ट बनेगी। इसको आप जो है वो फेस को वॉश करके आप अपने हाथ पे लें और मसाज ये तो ये स्क्रब की तरह वो से। वैक्स वाला इफेक्ट तो नहीं नो हो जाएगा? नो नो चिपचिप नो तो नहीं बिल्कुल करेगा? भी नहीं, जैसे वो बिल्कुल वैक्स भी बन नहीं, जाती ना है। ना ना वो तो बिल्कुल शायद भी पकाने नहीं। से बनती है ना? वो तो पकाने से लेस हाँ, नहीं तो छोड़ेगी ना, पकाने से बनेगी। इसकी नहीं तो बनेगी। इसकी नहीं बनेगी। शक्कर आप हाथ में डालें, हाथ पे थोड़ा सा दही डालें, मिक्स करते हुए वॉशरूम में चले जाएं। आप पूरे फेस के ऊपर स्क्रब की तरह से मसाज करके आप इसको जो है वो वॉश कर दें। आप हैरान हो जाएंगे, हर कोई पूछेगा ये क्या करके आए हो, ब्लीच की है फेस पे, really? पार्लर से होके आए हो, ये क्या किया है। इतना जबरदस्त जो है ये इसमें टैन तो कोई रिमूवर डाउट नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपकी गारंटी में बोल सकती हूँ कि मुझे लगता है कि इस्तेमाल करके वाकई इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो शक्कर या गुड़ ये वाली जो चीजें ग्लाइकोल आपके ग्लो के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी-छोटी ग्लाइकोल इसी बच्चियों- में से रिफाइन किया जाता है। ग्लाइकोल पील आप देखें कितना आजकल जो है वो चल रहा है, तो उसको शुगर कैन से जो है वो रिफाइन किया जाता हम है। तो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं कह रहे होते कि बाल लंबे करने, चमकदार करने, बिल्कुल। अच्छे करने, स्किन में चमक चाहिए तो गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। बिल्कुल इसी छोटी छोटी तरह ही बच्चियों है, को बिल्कुल तो जब ऐसे आप ही है। लगाएंगे भी तो इसका मतलब है कि ग्लो खिल के बिल्कुल बिल्कुल आपके जो भी ये बरसात के मौसम में आपके जो इश्यूज हैं स्किन के, वो आप देखें कि ये छोटी छोटी चीजों के आज साथ हमने आप आपसे इसको- आपके टोटकों के खजाने पूछ लिए हैं और बड़े अच्छे खजाने बताए। मैं बताऊं, शी इज़ सो काइंड, सो नाइस। उन्होंने हमें एक नहीं, दो नहीं, कॉलर्स को भी, हमें भी सामने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी चीज़ें दिखाई हैं। शी इज़ मैं कहूँगी जेन्युइन पर्सन। बड़ा अच्छा हाथ है इनका, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाती हैं। उनकी टोटके जो हैं बड़े कारआमद हैं। इफ़ यू ट्राई हर टोटकास तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में काफ़ी जो है ना स्किन अच्छी बेनिफिट्स आपको देगी, आपकी स्किन में ग्लो होगी। और ये वो सारे टोटके हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ करती थी, और इनमें कोई भी जो है नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ हर्बल है। अब पूरी दुनिया जो है हर्बल इलाज की तरफ चली गई है। महंगी से महंगी क्रीम्स जो है वो भी अब सारी की सारी जो है ना हर्बल क्रीम्स जो है उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। पहले एक ज़माना होता था कि ला प्रेरे क्रीम 1.5 लाख रुपए की नाइट क्रीम लोग लेते थे, अब तो खैर उससे भी महंगी हो गई क्योंकि ला प्रेरे इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड फॉर स्किन्स। एंड यू नो आफ्टर दैट जितने जो और ब्रांड्स हैं, शिशैडो हो गए और दूसरे हो गए, तो अब लैनकॉम हो गए। मगर मैं आपको बताऊं, ये जो घरेलू चीज़ें हैं ना, इससे वाकई मुंह में चमक आती है। कुछ भी कर लो एकदम से निखार आता है, चेहरा जवान लगता है। महंगी से महंगी क्रीम इस तरीके का काम नहीं करती। मगर दूसरी बात, ये सब कुछ कीजिए, मगर मैं ये आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरी छोटी छोटी बहनें, अम्मियाँ, भाभियाँ, बच्चियाँ, आप प्लीज़ कॉलेज स्कूल की लड़कियों को ये स्टीरॉयड वाली जो क्रीम्स है ना, इस पर मत डालिए। मेरा दिल करता है कि मैं कभी उनके नाम लेकर, अगर मुझे इस चैनल से इजाज़त हो, आई एम टू ब्लंट, मुझे कोई नहीं मसला कि मेरी कोई दुकान चमकेगी उनसे,
ना मुझे उनके कोई पैसे चाहिए, ना मुझे उनकी कोई PR चाहिए, मगर मेरा दिल ये कि मैं उनके नाम लेके किसी दिन बताऊँ। ये स्टीरॉइड्स वाली जो कंपनीज़ है ना, बस इतनी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये 300, 250, 350, 400 और ये 500, 600 तक की जो क्रीम्स हैं जो आपको गोरा करती हैं, ये सारी स्टीरॉइड्स वाली होती हैं। 5 दिन में चिट्टा, 7 दिन में चिट्टा, 10 दिन में चिट्टा जी। ये भी मेंशन होता है। क्या? 5 दिन में चिट्टा, 7 दिन में चिट्टा, 10 दिन में चिट्टा, ये मेंशन होता है। ये चिट्टा उनपे। पिट्टा कुछ नहीं होता, ये चिट्टा कुकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी दुकानें चमकाने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों में ना आया करें। छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां मैं देखती हूँ, उनके पर्स में पड़ी है 350 की क्रीम। मेरे चैनल यूट्यूब पे आप स्पेशली इस चीज़ के नाम देखेगा, ब्रांड मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं जब अपनी क्रीम लॉन्च करने जा रही थी तो मुझसे खुद आके जो कंपनीज थी वो मुझे कही थी कि ये सारे ब्रांड हम इनकी भी बनाते हैं, हम इनकी भी बनाते हैं, ये भी स्टीरॉइड डालते हैं, बताते तो नहीं है, आप भी कर दीजिए। भाई कौन हो तुम? मैं झूठी चीज़ बेचूंगी? ऐसी यूट्यूब पे बताऊंगी आपको, देखिएगा ज़रूर। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो हमारी बड़ी स्पेशल मेहमान हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। शी इज़ एजुकेशनिस्ट। मगर मैं पहले आपको टॉपिक बता दूं, फिर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। नाज़रीन, हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल्स जाते हैं, जिनको हम भेजते हैं, वहाँ पर कोई भी उनको जो एजुकेशन है ट्रैफ़िक के मुतालिक नहीं दी जाती। मतलब ट्रैफ़िक के क्या कावानीन हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हम ट्रैफ़िक के जो कानून है उसको फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की एजुकेशन हमें नहीं दी जाती। तो हम आज इस टॉपिक पे स्पेशली बात करने के लिए जिनको हमने मधु किया है वो है हुमैरा भुट्टो जी, एजुकेशनिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अगेन यू आर हेयर। कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत एहसान, आप कैसी हैं? ग्रेट। अच्छा, ये जो भीग गई हैं ये बारिश की वजह से भीग गई हैं, तो कोई बात नहीं, मगर देखें लोगों को इल्म सिखाती है ना, इल्म इनके अंदर भरा है। तो टाइम की भी पंचुअल थी, इनको पता था कि जो आज बात करने जा रही है जिस मौजू के ऊपर, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने अपनी चीज़ को तरजीह दी, अपने टॉपिक को, अपने टाइम को, अपने कमिटमेंट को तरजीह दी। और देखें आज वो भीगती भी आई हैं, मगर आई हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही स्कूल्स में ख़ास तौर पे, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से अगर उनको एजुकेट किया जाए तो वो ट्रैफिक के जो कवानीन उनको रूल्स को फॉलो कर सकें, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी वजह हिस्ट्री में है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो निसाब तालीम हमारे लिए सिलेक्ट किया था, मुंतखब किया था, क्लर्क्स बनाना था। तो हमारी सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं है। आप देखो हमारी तालीम है जो हम किताबें पढ़ा देते हैं, जो लर्निंग वाले स्किल्स हैं जो ज़िंदगी में काम आते हैं, वो तो तकरीबन कहीं पे भी नहीं है निसाब में। तो इसलिए हमने अभी तक उसको अपनी तरजीहात को हमने ख़ुद बदलना था, तो हम वो बदल नहीं पाए। हम अपने बच्चों को सिखा कुछ नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, इतनी सी बात में आपने बात वैसे ख़त्म कर दी। असल तो यही बात है जी, सिखा नहीं रहे, पढ़ा रहे। जी ऐसे ही है। तो ये कैसे सीखेंगे फिर? हम क्या करें? हम जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स है, जो गलतियाँ हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं ताकि बच्चे हमारे कुछ सीख सकें? अच्छा देखिए, हमें ना वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तालीम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जो बहुत अच्छा है, जहाँ हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी और स्कूलों में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें उनके निसाब को देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोगों को शायद अंदाज़ा होगा इस बात का, जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल से 7 साल की उम्र का होता है, तो उसका दिमाग जो है उसका ताल्लुक़ नर्व्स से, उसके आसाब से बन रहा होता है। उस वक्त आप बच्चे को जो सिखाते हैं वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। अब आप अपने जो है वो अर्ली ईयर्स की जो तालीम है उस पर आ जाइए। अब वहाँ भी बच्चे को हिसाब किताब और ABC और अलिफ बे सब कुछ पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आती। 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में जाना ज़्यादती है, लेकिन वो चला गया है तो उसको एक्टिविटीज़ कराएं, उसको बताएं ट्रैफिक सेंस क्या होती है, रोड सेंस क्या होती है। असल में ट्रैफिक एजुकेशन जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो है रोड का इस्तेमाल। बच्चे ने कैसे करना है, गाड़ियों वाले ने कैसे करना है, सब के लिए ये। और हम अपने गौर अगर करें ना, सुनने वाले भी, तो बच्चे से लेके बड़ा तक और जानवर और हर व्हीकल तक हम रोड्स शेयर कर रहे हैं। तो ये रोड हम सब की है। 2 साल के बच्चे की भी है जो बाप की उंगली पकड़ के चलता है,
क्योंकि बाप ने उंगली पकड़ी होती है तो उसका उस वक्त हादसा नहीं होता। वही बच्चा जब 5-6 साल की उम्र में ज़रा अकेले रोड क्रॉस करता है तो क्योंकि वो है तो छोटा सा बच्चा है तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो रोड शेयरिंग सेंस है ना, ये सबके पास होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब बच्चा स्कूल में जाता है उस वक्त उसको सिखाएं रोड क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होता है, कवानीन और रूल्स क्या होते हैं, ताकि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चले। हम बचपन से बच्चे को ये तरबियत नहीं कर रहे। स्कूल्स जो है हमारे जो इदारे हैं जहाँ पे हम इतनी महंगी महंगी फ़ीस देते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ठीक है, उनको यही तालीम देने के लिए हम उनको वहाँ पे भेज होते हैं, तो ये स्कूल्स वगैरह ये इदारे क्यों नहीं सिखा रहे होते हैं? वहाँ पर ये एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही होती? अच्छा, मुँह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना सिखा दे। Why we saying with this? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब 3-4 साल पहले कुरान नाजरा जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज़ कर दिया था, इम्पोज़ ही मैं कहूँगी क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो उस वक्त नहीं पढ़ा रहे थे, कुरान तो नहीं पढ़ा रहे थे। सारे हर बड़े स्कूल ने कुरान नाजरा पढ़ाया, कारियों का और कुरान की टीचर्स का बंदोबस्त किया। क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ये गोल रख लेती कि हमने प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल का हिस्सा तरबियत में बहुत ज़्यादा है, आपके गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल एक छोटा अमीर है पर छोटा सेक्टर है। Yes. सो आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं गोल बनाया कि हर बच्चे को जो है वो ट्रैफिक सेंस और ट्रैफिक एजुकेशन स्कूल के अंदर मिलनी चाहिए? हमारी क्या जरूरत जी हम प्राइवेट स्कूल वाले ना पढ़ाएं? आप करें ना, इम्पोज करें तो स्कूल तो बंद हो जाएगा। आप गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकते, कोई भी नहीं लड़ सकता, तो हम तो रूल्स के तहत चलते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, तो आप इम्पोज करें ना तो सब पढ़ाएंगे, मुझे यकीन है, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी है बच्चों के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स में यहाँ पर नहीं है कि सीट बेल्ट लगा कर बैठे हैं, ठीक है ना, और बच्चों को तो बिल्कुल भी आगे जब जैसे कोई जा रहे होते हैं, अगर मामा जा रही हैं, बेटी को बिठाया हुआ तो बेटी ने नहीं लगाई हुई, मामा ने भी नहीं लगाई हुई सीट बेल्ट, ठीक है। अगर बाप जा रहा है बच्चे को या बेटी को ले गया साथ आके बिठा के कुछ खिलाने, कोई चिज्जी कुछ दिलाने के लिए दुकानों में, तो वो बच्चे बैठे हैं तो उनमें सीट बेल्ट लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। इसी तरह लंबे रूट्स में भी, मोटरवे पे भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है पीछे का शीशा खोल के तो चिप्स का रैपर ऐसे फेंक रहे होते हैं जी ऐसे ही। तो भाई पेरेंट्स अगर गाड़ी में बैठे हैं, अंधे हैं क्या? ज़बान नहीं है मुंह में, बच्चों को फ़ौरन उस वक्त टोको कि बेटा दिस इज़ मोटरवे, रोड्स, दिस इज़ रोड पॉलिसी, आप यू कैन नॉट थ्रो द शॉपर, यू नो, इस तरह कोई भी पीछे गाड़ी आ रही है, शॉपर उनके ऊपर चल रहा है, व्हाट इज़ दिस? ये कोई हमने रोड्स एटिकेट सिखाया ही नहीं है अपने बच्चों को। एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि हमने खुद नहीं सीखे, इसलिए हम बच्चों को भी नहीं आगे सिखा रहे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी ठीक कह रही हैं। एक तो ना सीट बेल्ट तो ठीक है, लेकिन हम तो वो स्टिकर भी नहीं ना लगाते जो एक दफ़ा चिपका देते हैं कि गाड़ी में एक बच्चा बैठा हुआ है ताकि पीछे वाला ज़रा एहतियात कर ले, अरे क्या बात कह रही हैं, बिल्कुल, इसको तो वो भी नहीं करते। असल में फ़िज़ा, बदकिस्मती से हमारी जो हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम कहते हैं कि सामने वाला अल्लाह माफ़ करे जाहिल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वो बेचारा जो कम पढ़ा लिखा है वो कहता है ये पढ़े लिखे जाहिल है। हम एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हैं, असल में ऐसे होगा नहीं। सीट बेल्ट बांधनी है, क्या क्या करना है, जैसे हम घर से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना जी, दायां कदम बाहर रखते हैं ना, तो हमने कहाँ से सीखा? हमने सीखा ना घरों से, मदरसों से। मुझे ये बताएं, आज हम इस तरह भी बात कर लेते हैं कि हमारे मदरसे क्यों नहीं ये एटिकेट्स और एथिक्स सिखा रहे? वो क्यों नहीं बताते कि कचरा फेंकना गुनाह है, या वो क्यों नहीं बताते कि बच्चे अपने बच्चे की खुद हिफाजत करना जो है वो सवाब है? मैं एक बात यहाँ पे रेज़ ज़रूर करूँगी कि जो मदारस हैं, जो मदरसे हैं, वहाँ पर तो फ़ीस का इतना कोई वो नहीं है, वो एक ख़ास सिर्फ एक ही एक सब्जेक्ट पे एजुकेशन दे रहे होते हैं, जिसमें वो अरबिक के तर्जुमे के साथ वो सूरतें और कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं, उसकी तफसीर बता रहे होते हैं, हिफ्ज़ करा रहे होते हैं, एक ही उस पर लगे होते हैं, एक पैटर्न है उनका। मगर जो इदारे हैं ना, प्राइवेट इदारे, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी फ़ीस ले रहे होते हैं हर चीज़ के सब्जेक्ट्स के हिसाब से, चाहे उनके स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कलर डे हो रहा है उनका, ठीक है, उनके फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनका फूड डे हो रहा है, ठीक है, फिर तो क्या छोटी सी शॉर्ट फिल्म या कोई ऐसा ड्रामा नहीं बना सकते जो छोटे से बच्चों को दिखाएं कि दिस इज़ द पॉलिसी, जब आप घर से निकलें शुड वेयर दिस बेल्स, दिस इज़ आर द सिक्योरिटी पर्पस थिंग्स, यू नो, शुड हैव done everything before you know just going anywhere, and after that अगर आप रास्ते में हैं तो अगर आपने कहीं रोड क्रॉस करना है, अपने पेरेंट्स के साथ करना है, व्हाट इज़ द रूल, यू नो, इस एक सारी जो एक पॉलिसी अगर बच्चों को छोटी सी फुटेज के साथ बचपन से तरबियत दी जाए, तो आपको नहीं लगता जब वो बच्चा भी बड़ा होगा तो वो सारी जो एजुकेशन उसको स्कूल में मिली है तो वो रोड पे गाड़ी भी उसी हिसाब से चलाएगा सब कुछ। हमने वैसी दरिंदे छोड़े हुए गाड़ियाँ चलाने वाले, मतलब उनके हाथ में गड्डी आती है वो गियर घूम, भाई
क्या ओवर स्पीडिंग है, क्यों ओवरटेक है, कितनी स्पीड पे हमने गाड़ी चलानी है, कौन सा राइट है, बीच का पैटर्न क्या है, लेफ्ट का, कुछ हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है ट्रैफिक का। आप ठीक कह रही। प्राइवेट स्कूलों पे हम इसलिए बात कर रहे हैं, जो कि ठीक भी है किसी हद तक, कि हमारे पास या प्राइवेट स्कूलों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हैं। They're charging us यार जी, so much. और टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड भी हैं, तो वो बात करेंगे। और हमारे पास स्मार्ट स्क्रीन्स भी हैं ना क्लासरूम के अंदर। यही वाली बात देखें आप। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूल ना, हमारा जो जितना भी निज़ाम चल रहा है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो थोड़ा है। असल में नज़र इसलिए नहीं आता कि हमारी सारी की सारी सोसाइटी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही। लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, इस पे शॉर्ट फिल्म्स बननी चाहिए और इस पे जो है ना स्कूलों को काम करना चाहिए। इस पे जो जितने भी ब्रोशर्स दे सकता है वो उसको करना चाहिए। अच्छा, मुझे स्कूलों से ना इतराज़ है, प्राइवेट स्कूलों से। हम सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन जो एक हमने कम्युनिटी को टच करना है ना, जो हमने एजुकेट बच्चे को तो करना होता है, जो उसके 2 पेरेंट्स हैं उसको एजुकेट करना किसका फ़र्ज़ है, वो भी असल में स्कूलों कॉलेजों का फ़र्ज़ है। तो हम पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करते। क्या हर्ज है कि हम एक चाय और कॉफ़ी के कप पे महीने में एक दफ़ा एक सेशन पेरेंट्स के लिए लर्निंग का रख लें। That's what। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में बचपन से ही क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती, ये रोड रूल्स और सारे जो है हम पे रोड सेंस है, इसकी हम क्यों नहीं उनको समझ दे रहे होते। अगर छोटे से बचपन से देंगे तो जवानी तक वो एक अच्छा तरीके से एजुकेशन के हिसाब से अपनी गाड़ी चलाएगा, क्योंकि एजुकेटेड होगा, उसको रोड सेंस होगी। अगर नहीं होगी तो बस ऐसे ही निकलेगा जैसे बाकी लोग रोड पे निकल के गाली निकालते हैं, तेरी बहन की, तेरी माँ की, इसी तरह की बातें करते रहेंगे। तो ये अच्छा है या वो अच्छा है कि हम स्कूल से पहले तरबियत दे दें और कुछ ऐसी फुटेजेस और ऐसी कुछ वीडियोस और ऐसे कुछ ड्रामा शॉर्ट्स जो है फिल्म्स बना के उनको दिखाएं, ताकि वो एजुकेट हों और जब बड़े हों तो एक अच्छे जो है ड्राइवर बने, अच्छी गाड़ी चलाएं, चाहे अपनी फैमिली के साथ बैठे हों तब भी, चाहे अपनी बीवी के साथ बैठे हों, अपने दोस्तों के यारों के साथ बैठे हों तब भी, अकेले भी हों, गाड़ी चलाएं तो बड़े रोड सेंस के। देखो एजुकेशन मैटर। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं हुमैरा भुट्टो एजुकेशनिस्ट, वो हमसे बात कर रही हैं कि जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं तरबियत दी जाती, ट्रैफिक कवानीन के बारे में उनको रोड सेंस क्यों नहीं दी जाती स्कूल के टाइम से ही। तो जी आप, मैं चाहूँगी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो किस तरीके से हम इसको फिर बेहतर कर सकते हैं और क्या। अब एक तो आपने पॉइंट बताया कि कानूनी निज़ाम भी जो है इस तरह से होकर इम्प्लीमेंट करें तो फिर ये बाकी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर इसको फॉलो करेंगे फर्स्ट। बट सेकेंड ये कि जो फ़ीस हम लोगों से चार्ज कर रहे होते हैं, मैंने कहा कि उसके बावजूद दे आर नॉट टीचिंग सच काइंड थिंग्स विच वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर अच्छे शहरी, अच्छा माशरे के हिसाब से एक अच्छा इंसान अपने कारोबार में, चलने फिरने में हर तरीके से उसको मदद होगी अगर उसके पास अच्छा रोड सेंस होगा और बचपन से उसके पास एजुकेशन होगी। मज़ीद मैं चाहूँगी आप उसको कुछ एलिब्रेट करें। अच्छा देखिए, आपको एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से एक बात बताऊं, जब हम छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, जो बच्चा है ना 2-3 साल से लेके 7-8 साल तक, वो हाथ से काम करके ज़्यादा अच्छी तरह सीखता है। आप उसको जितनी भी किताबें पढ़ाएंगे ना, उसके दिमाग पे बोझ है और वो भूलेगा। जब तक आप हाथ से काम नहीं करते बार बार 2-3-4 दफ़ा, तो बच्चे को याद नहीं रहता कि उसने ये सीख लिया है, वो पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती। हाँ। सो जब बच्चे को ज़्यादा इन बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चे को हम एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, जैसे उसको रेस करवाते हैं और जैसे उसको कुछ किचन में कुछ सैलड वगैरह बनाना सिखा देते हैं 5-6 साल की उम्र में, या कभी जो है ना उनके इसी तरह की ट्रैफिक वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। स्कूल बहुत कम कर रहे हैं, करते हैं, बहुत कम है, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास अक्सर पेरेंट्स की ईमेल आ जाती है या मेल आ जाती है कि बच्चा सिर्फ खेल के आ गया स्कूल से पूरी इन। अब मैं देखें, ये तो बड़ा आसान है, मैं कहूँ गवर्नमेंट नहीं ठीक करी, आप कहें प्राइवेट स्कूल नहीं ठीक कर रहे, प्राइवेट स्कूल कहें पेरेंट्स नहीं ठीक कर रहे, ये तो ब्लेम गेम हो गई ना, कोई किसी पे भी रख देगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। होना क्या चाहिए, अब स्कूलों को एक कदम उठाना होगा कि वो वालिदैन से बात करना शुरू करें। हम जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो वो छापते हैं ना, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स छापते हैं ना और नोटिस दे देते हैं ना, तो क्या कोई हर्ज है कि हम 3 रूल्स बता दें कि इस हफ्ते हम ट्रैफिक के इन असूलों की पाबंदी करना बच्चे को सिखा रहे हैं, ये 3 रूल्स हैं, ये छपा हुआ नोटिस है, आप भी पढ़ें और इस पर गौर करें, और कोई फीडबैक है तो हमें बताएं, या आप रज़ाकाराना तौर पे आके आप ये एक्टिविटी रोड सेंस देखें ना। आदमी हमारे यहाँ माशाल्लाह और ख़वातीन बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, उनको रोड सेंस है, उन्होंने टेस्ट पास किए,
वो रज़ाकाराना स्कूल में आके आधे घंटे के लिए हमें दें ना अपनी सर्विसेज, कि जी हम स्कूल मांगे और वो दें कि जी हम सिखा देते हैं, तो एक्टिविटी भी हो जाएगी, पेरेंट को पता चल जाएगा स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। बच्चा जो है वो वालिदैन से सीखेगा, वो खुश होगा, कॉन्फिडेंट होगा ज़्यादा, और फिर वो आपस में दोस्ती भी बढ़ेगी, स्कूल की, पेरेंट की और बच्चे की। तो अब प्राइवेट स्कूलों को ना मतलब ये मुझे करने बहुत की अच्छी ज़रूरत है। बात लगी कि जहाँ पर इतनी हैवी फीस आप पे कर रहे हैं आप स्कूल्स वगैरह में, तो पेरेंट्स को थोड़ी सी केमिस्ट्री रखनी चाहिए टीचर्स वगैरह के साथ, एक कम्युनिकेशन और ये सारा कुछ लोग ग्रुप तो बना लेते हैं, वह उस ग्रुप में जो है ना पेरेंट्स से सिर्फ 2-3 चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा कल छुट्टी है, परसों कितने दिन तक, अच्छा इतने बजे लेट, ये वाली कॉन्वर्जेसन ज़्यादा हो रही होती है पेरेंट्स की। तीसरी ज़्यादा ये कॉन्वर्जेसन में देखिए कि रिज़ल्ट जो है, अगर किसी बच्चे का ए ग्रेड आ गया तो उसकी रिपोर्ट कार्ड शेयर हो रही होती है उस ग्रुप में, जिस बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो उसका तो उसकी अम्मी ऑफलाइन हो जाती हैं काफ़ी टाइम के लिए ग्रुप में। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। मगर जो मेन बात करने वाली है कि कुछ बच्चों को अगर आपको घर में लग रहा है कि पढ़ाई या कोई ऐसी चीज़ें सही नहीं है, उस ग्रुप में कोई डेट डिसाइड करें, स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ मीटिंग्स रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे वाकई स्कूल वाले टीचर्स और ये लोग मना तो नहीं करेंगे, अगर सारे ग्रुप में मिलके कोई एक मीटिंग सेट कर लें तो जो भी स्कूल है मुझे लगता है वो ओके कहेगा, पेरेंट्स की बात सुनेगा। जितने भी हमारे इदारे हैं वो ये इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अगर पेरेंट्स भी हिस्सा लें तो। आपकी भी ये बात सही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब बच्चों के लिए, जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या हमने कोई बात पेरेंट्स को ख़ास तौर पे बच्चों के बारे में बतानी है, तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग रख लेते हैं। और हम तो देखिए सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक स्कूल में है, हमारे स्कूल्स का टाइम ही यही है। यकीन कीजिए अगर हम 8-9 बजे कोई मीटिंग रख लेना, तो अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं आते, और बाद में वो शिकायत करते हैं आपने सुबह 8 बजे रख ली थी तब तो हम उठे नहीं होते, या तब तो मेरे ऑफिस का टाइम है। सीरियसली थैंक यू सो मच हुमैरा भुट्टो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे आज आपने हमारी रहनुमाई की है। एक ब्रेक लेते हैं, ख़बरों की ब्रेक है, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग विद फिज़ा में। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन क्या ज़बरदस्त मुझे अभी इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ 2 हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। एक तो है मुस्तफ़ा अली साहब जो कि मेरे बिल्कुल यहाँ पे बाएं हाथ पे तशरीफ़ फरमा है, उसके साथ है वकास बिन सिद्दीक, वो बिल्कुल उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मैं इनकी तारीफ़ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि तारीफ़ उस खुदा की जिसने इन लोगों को बनाया, और इतने टैलेंटेड लोग हैं। मैं ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा भाई से शुरू करना चाहूँगी कि पोलियो पर्सन है, मगर उसके बावजूद आप ये देखें जज्बा, पैशन किस तरीके का है कि ये क्या क्या करते हैं, इनके कारनामे सुने आप हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ, अभी आप किसी के घर में या किसी की फैमिली में ऐसे किसी को देख लें, कोई ऐसा पोलियो पेशेंट हो या कुछ हो, वो अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है, अपनी ख्वाहिशें छोड़ देता है, वो अपनी उमंगें छोड़ देता है, वो अपना जीना छोड़ देता है। और यहाँ पर लोग देखें क्या कर रहे हैं, इनका बस तो चांद पे चले जाएं, ऐसे पैशन इनके। मैं आपको बताती हूँ आस्ता आस्ता, फिर इनसे भी बात करेंगे तो ये बताएंगे। 20 टाइम्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, स्पेशल पर्सन बाइकर ऑफ पाकिस्तान, presidential prime minister, chief of army staff, chief ministers and governors award achiever, oh my god, CEO of JFC Adventures Club of Pakistan, social and youth activist भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़ुद बताएंगे कि इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब इनको K2 मेरे ख़्याल से, और कोई ऐसी भी कहानियाँ हैं। पहले इनसे चलते हैं फिर मैं उनका बताती हूँ। जी, ये सब कुछ आपने किया है? अल्लाह ने करवाया। माशाल्लाह मुस्तफ़ा, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड टू मीट यू। थैंक यू। इतनी खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलके। पहले तो मुझे ये बताइए किस एज से आपको ये शौक़ पैदा हुआ कि मैंने ये सारा कुछ काम करना है? शौक़ का तो नहीं पता, क्योंकि 8-9 साल का था जब पोलियो अटैक होता है। अच्छा। तो उस टाइम जो था कि एक लाइफ जो थी ना वो गुप अंधेरों में थी कि क्या कभी ऐसा होगा। तो मुझे सिर्फ इतना याद पड़ता है कि उस टाइम पे घर में पड़े रहते हुए ना वो PTV पे WWE रेसलिंग लगा करती थी, तो उनमें वो बॉडी बिल्डर्स को देखना, और मतलब कि वो फिर दिल में ख़्याल आना कि काश कभी ऐसा हो
क्योंकि पोलियो अटैक के बाद ज़्यादा एक्टिविटी आप कर नहीं सकते होंगे, तो Exactly. घर पे टीवी के सामने या ऐसी चीज़ों के साथ आप टाइम स्पेंड करते होंगे, ऐसे ही है? अच्छा, तो वहाँ से फिर ये शौक फिर आगे? फिर सन 2000 में मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, तो 2000 के एंड में फ़र्स्ट टाइम मैंने क्रचिज़ के सहारे चलना स्टार्ट किया। अच्छा, और तब वो जो था मेरा एक वो जो शौक़ था, वो जिसको बोलते हैं कि एक जुनून में बदल जाना, कि भाई अब मैंने उसको जो है ना वो करना है। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं जब घर में कोई बच्चा ऐसा पोलियो पेशेंट या कोई और उसको कोई स्पेशल पर्सन हो जाए, तो पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं कि भाई वो कहते हैं हर चीज़ में कि इसने तो कुछ नहीं करना, इसके लिए हम कोई जायदाद में कोई घर या कोई ऐसी चीज़ बना के छोड़ देते हैं, बाकी इसने करना क्या है, बस घर पे रहे, रोटी खाए, बस हमारे सामने रहे। मगर आप तो मिसाल हैं लोगों के लिए, आपने तो वो कर दिखाएं, वो कारनामे कर दिखाएं। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं वाकई में मुझे हैरत हुई है कि मतलब मैं कुछ नहीं आपके आगे, मैं तो मेरे दोनों टांगों से मैं तरीके से चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, उसके बावजूद मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। तो फिर आपने कैसे ये सोच? आधा पाकिस्तान मैं कहूँगी माजूर है दिमागी तौर पे, सिर्फ दिखाने के तौर पे अहमी उनके सारा कुछ जिस्म हाथ होते हुए भी, मगर उनसे काम नहीं किया जाता, निकम्मे पने की हद है। और यहाँ चेक करिए, आय हाय, ये होती है सोच और ये होते हैं जज्बे। फिर वर्ल्ड टूर कैसे किया? वर्ल्ड टूर जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब मैं वेट लिफ्टिंग के दौरान जो था, जब मुझे इंजरी हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा क्विट कर गया था गेम को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो डिपेंड्स ऑन डाइट, तो वो एक बड़ा टफ़ कंडीशन थी। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ कि कहीं मैं ख़ुद को ज़ाया तो नहीं कर रहा, तो तब थोड़ी सी रिसर्च किया। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शोबा है जिसमें कभी कोई स्पेशल पर्सन जो है वो सरवाइव नहीं कर सका, तो वो था हमारा टूरिज़म का। तो फिर यही सोचा कि अब टूरिज़म को पकड़ा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिन के अंदर मोर देन 7000 प्लस किलोमीटर्स का ट्रैवल करके फर्स्ट पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड कायम किया इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कहाँ गए? मैं सिंध, पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित, थ्रू आउट चाइना बॉर्डर। बड़ी बात है यार। ये सारा स्पेशल बाइक के ऊपर था। वो स्पेशल बाइक जो होती है आपकी कैसी होती है? स्पेशल बाइक इस सेंस की होती है कि मतलब कि आम बाइक है और उसके साथ 2 सपोर्टिव टायर जो व्हील होते हैं वो साइडों पर लगे होते हैं। अच्छा। कि मतलब कि वो गिरने से जो है ना वो बचाते हैं, सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो अब वो चूँकि उसको जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और फिर तो उसकी ब्रेक और गियर कहाँ होती है? ऊपर ही होती है? वो उसका पाँव की जो ब्रेक होती है वो हाथ के करीब ले आते हैं जब माउंटेन्स के ऊपर ट्रैवल करना होता है, और बाकी जो है वो हाथ की वहीं पे रहती है। अच्छा। सिर्फ ये एक थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो उसको करते हैं। तो इसका जो है वो एज ये इतना मिला कि वहाँ पर जितने पहाड़ों में या गिलगित में या कहीं और स्पेशल पर्सन ख़ास तौर पे जो थे, जब हम चाइना बॉर्डर को टच करके नीचे आए तो उनकी गवर्नमेंट भी वहाँ पे मौजूद थी, और ख़ास तौर पर कि एक बहुत बड़ी तादाद उन स्पेशल पर्सन्स की जिनमें डेफ एंड डम्ब थे, ब्लाइंड्स थे, फिज़िकली हैंडीकैप थे। तो दे सेड कि मुस्तफ़ा भाई, आपने हमारा जो अंदर जो एक डर था ना कि हम पहाड़ों पे सफ़र करेंगे, हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए या ये ना हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इतनी दूर से यहाँ पर पहुँच के मोटरसाइकिलों के ऊपर हमें जो है ना हमारा हौसला बुलंद कर दिया है। और उसका एज हमें ये मिला कि आज पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन पहाड़ों पर बाइक्स भी चला रहे हैं, स्कूटीज़ भी चला रहे हैं, और क्वाड बाइक्स भी चला रहे हैं। क्या बात है मुस्तफ़ा भाई। अच्छा, आप ही के जो साथी हैं दूसरे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। वकास बिन सिद्दीक, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, रिटायर्ड फोर्स से हैं, इंजीनियर भी हैं, क्वालिफ़िकेशन जो है इनकी जो है मास्टर्स में मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने किया हुआ है। सोलर इंडस्ट्री के बिज़नेस मैन भी हैं, और रिसेंटली इन्होंने ये टूरिज़म कंपनी जो है स्टार्ट की है। तो ये जो ड्रीम है इनका कि मोटर बाइक पे इन्हें टूर करना है और वर्ल्ड टूर करना है, ये बड़ा वाकई डिफरेंट सोच है। और आप लोग कोई 3 लोग हैं जिसमें एक फ़ीमेल है और ये 2 भाई हैं, तो ये लोग जा रहे हैं, आप लोग 3 लोग हैं, राइट? तो प्लीज़ इसकी डिटेल बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।
जैसे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया, फोर्सेस का मेरा बैकग्राउंड है। आई स्टार्टेड नॉर्दर्न एरिया का मैंने विज़िट शुरू किया था 97 में। मुझे मौका मिला था, एक अमेरिकन एक्सपीडिशन था, उसके साथ मैं ब्रॉड पीक गया था। बस उसके बाद फिर मैं पहाड़ों का होकर रह गया। एक्सपीडिशन तो वापस चला गया, लेकिन मैं पहाड़ों में ही रह गया। सो since 97 I started doing trekking. I have done all the treks of Pakistan. I have done all the 7,000 8,000 मीटर पीक्स के बेस कैंप्स पे मैं गया हुआ हूँ। गंदोगोरो लॉ है कंकॉर्डिया में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, मैंने वो क्रॉस किया हुआ है। आई हैव बीन टू ऑल द लेक्स। अच्छा। पीछे बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था, वाले साहब भी फोर्सेस के थे, तो मेरी पहली सालगिरह मैं अक्सर बताता होता हूँ लोगों को कि पहली सालगिरह मेरी रट्टू में थी इन 1974। सो पहाड़ों में ही शुरू से था। बट 97 में जब मैं एक्सपीडिशन के साथ गया तो मुझे आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अपनी लाइफ के अलावा कुछ करने वाला काम है तो वो एक्सप्लोरेशन है। अच्छा। सो आई स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन 2015-16 में आके। एक मेरी नी इंजरी थी, उसकी वजह से मेरे से ट्रैकिंग फर्दर नहीं थी हो रही, बट मेरे से सुकून से बैठा नहीं था जा रहा। देन आई स्विच्ड ऑन टू एडवेंचर बाइक राइडिंग। बाइक मैं पहले ज़रूर चला रहा था, लेकिन एडवेंचर बाइक राइडिंग नहीं कर रहा था। सो 16 में आई स्टार्टेड एडवेंचर बाइक राइडिंग एंड सिंस देन कोई फुल स्टॉप लगा नहीं। कोई आई थिंक एडवेंचर बाइक राइडिंग जो होती है उसमें बाइक कोई डिफरेंट टाइप की होती है? बाइक डिफरेंट होता है किस टाइप की? उसमें वो जो उसके शॉक्स बड़े होते हैं, सस्पेंशन ऐसी होती है, क्लियरेंस ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, टॉर्क ज़्यादा होता है। वो पहाड़ों में और ऑफ रोड तमाम जगहों पे जा सकता है। तो 2016 मैंने शुरू किया है एंड आई थिंक लीविंग बलोचिस्तान का एरिया जो सिक्योर नहीं है, उसके अलावा मेरे ख्याल है शायद ही कोई इंच बचा होगा जो मैंने बाइक पे नहीं किया हुआ। अच्छा। और आई थिंक कंसिडरिंग कि मैं स्टार्ट तो लेट किया है काफ़ी बाइक राइडिंग, लेकिन मेरे ख्याल है कोई सेफली 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बाइक में पाकिस्तान में चला चुका हूँ। हाँ, अच्छा। तो अब मैं 2-3 साल से आई वॉज गेयरिंग अप। माई सन इज़ माई राइडिंग पार्टनर, माई ब्रदर इज़ माई राइडिंग पार्टनर, उसके दोनों बेटे, हम 4-5 घर में ही राइडिंग पार्टनर्स हैं। अब मेरी बेटी भी कह रही है सिखाएं मुझे, तो हम घर में ही पूरा ग्रुप बना हुआ है। सिखाएंगे? अब बेटी को सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। तो क्या पापा है। और तो 2-3 साल से आई वॉज गेयरिंग अप टू डू द वर्ल्ड टूर बाइक के ऊपर। somehow we came across and इसने अपना विजन, ड्रीम इसका है, रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। आई डिसाइडेड कि मैंने कहा यार मैंने तो अपने लिए करना था वर्ल्ड टूर, बट क्या ही खूबसूरत बात हो जाएगी अगर हम किसी कॉज के लिए करें। इफ़ आई कैन बी द ब्रिज बिटवीन हिज ड्रीम एंड रियलिटी, so I decided to join him. What is the dream behind? His dream is to do the world tour with all his special capabilities, I would say special capabilities, and set many records. दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ने हैं, इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह। डिसेबल ने किसी ने, एक बंदे ने सिर्फ किया हुआ है पहले वर्ल्ड टूर, सो उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, उससे ज़्यादा माइल्स करने हैं इसने। और बड़ी मेरी दुआएं आपके साथ। मगर आप अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हौसला अफजाई भी की जा रही है और हम आपको सिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को टूटने नहीं देना। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम माजूर हैं, अपाहिज हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपनी सोच को छोटा करके रखा है, हम अपनी सोच को वसी नहीं करते, हम अपनी सोच पे हमारा काबू नहीं है, हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम मज़बत नहीं है, हम अपनी चीज़ पे, अपनी बात पे कायम नहीं रहते। इस वजह से हमारे सारे इरादे वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। मगर जो लोग मज़बत सोच और अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो उनके सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और उनकी मंजिल तय हो जाती है और कामयाबी उनके कदम छूती है। तो ये सारी हौसला अफजाई वाली जो बातें हैं ये आपको स्पेशल सुननी चाहिए और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा भाई से। तो आज हमारे साथ ही मौजूद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी मेरी ब्रेक में बात हुई मेरी मुस्तफ़ा भाई से, जो है ना ऑलरेडी एक मुलाकात हो चुकी है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं लैलतुल कदर, और वो भी एक NGO रन करती हैं और उधर आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट NGO, तो आई वाज अ स्पोक पर्सन। तो मैंने बहुत प्यार से, बड़े दिल से वो NGO ज्वाइन की थी और बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल की माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लैलतुल कदर, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। उधर इनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है ना जी? बिल्कुल। और मुझे अभी इन्होंने याद कराया। आपको कैसे याद रहा? मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, पिक्चर्स पड़ी हुई हैं।
चलिए ये अच्छी बात है, आपने याद से मेरी टीम को वो पिक्चर्स देनी है। बिल्कुल। मैं भी अपने सोशल मीडिया पे लगाऊंगी, है ना। कितनी अच्छी याद है। ऐसा ही और है। मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग ना दुनिया में अभी भी हैं ऐसे जिनको बड़ा अल्लाह का डर खौफ है, वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और जैसे आपका भी ये जो आपका ड्रीम है ये बड़ा पॉजिटिव कॉज के लिए, मैं चाहूँगी दोबारा ज़रा लोगों को बताएं कि ये जो वर्ल्ड टूर आप लोग 3 लोग बाइक पे कर रहे हैं, इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या चाहते हैं आप, दुनिया को क्या साबित करना चाहते हैं इससे? इसका जो सबसे बड़ा जो है कि एक तो जो कि हमारा जो इस टाइम माशरे में एक मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी का शिकार है तो वो या तो वो रोड पे बैठ जाएगा या वो किसी के आगे हाथ फैला लेगा या कुछ भी ऐसा। तो हमारे अंदर एक वो चीज़ है कि अगर किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता तो उसको कुछ करके दिखाना है। इस माशरे की सोच को बदलना है कि ये अगर अल्लाह ने इनसे कुछ लिया है तो इसके मुतबादिल इनको बहुत कुछ ऐसी सलाहियतें दी हैं जो कि हमें सबसे मुनफरिद बनाती हैं और हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र होता है। और इसी तर्ज के ऊपर जब हमने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया तो उसके ऊपर दुनिया में रिसर्च किया क्या दुनिया में ऐसा कोई पर्सन है कुछ जिसने डिसेबिलिटी के साथ, तो एक शख्स जो था वो अमेरिकन वॉर वेटरन था, डेव बार। वो बम ब्लास्ट के अंदर उसकी लेग्स कट जाती हैं और वो स्वेयर डिसेबिलिटी नहीं है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है। अच्छा, अब वो उस बंदे ने जो है विदाउट लेग्स और विद आर्टिफिशियल लेग्स के साथ 1982 के अंदर जो है वो एक सफ़र करता है, सफ़र का आगाज़ करता है और 83,000 माइल्स का ट्रैवल करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्रॉस द वर्ल्ड, वाओ। और उस 83,000 माइल्स का जो वो ट्रैवल है वो तकरीबन डिफरेंट अटेम्प्ट्स के अंदर करता है और उसको 12 साल का पीरियड जो है वो लग जाता है इसके ऊपर। और ये उसका गिनीज रिकॉर्ड इस तर्ज के ऊपर उसको लेकर जाता है कि वो आज दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर है यूएनओ के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। हमने उसके टारगेट को सेट किया है, इसने 83 माइल्स किया है, हम 1 लाख माइल्स का टारगेट हमारा है। ओह वाओ, जबरदस्त। और वर्ल्ड टूर पूरा। अच्छा मुझे ये बताइए आपका रूट कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक खत्म होगा, कहाँ से निकल रहे हैं, कौन कौन से मुल्क टच करेंगे? इसमें सबसे पहले तो जो हमें चीज़ हमने मद्देनज़र रखी है वो हमारी डिसेबिलिटी है। अच्छा। बिकॉज पोलियो की कैटेगरी के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपका वीक होता है। तो हमने उस डिसेबिलिटी को, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर हम विंटर में इसको स्टार्ट करते हैं तो हम फिर गर्म कंट्रीज़ को जो होगा उसको टच करेंगे, और अगर गर्मी में करते हैं तो फिर सर्द कंट्री को करेंगे ताकि हमें उन मौसमी हालात का भी सामना तो आप लोग निकल कब रहे हैं? हम इंशाअल्लाह ताला अभी गवर्नमेंट के साथ हमारी प्रॉपर मीटिंग्स हो रही हैं क्योंकि वीज़ाज इन प्रोसेस हैं। कुछ मुल्कों के यहाँ इतने Exactly. सारे जो व्हाट्सएप पे जाते हैं। क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री इसको देख रही है सारा, ऐसे ही है। तो वो फिर साथ के साथ जो है वो चल रहा है। और ये जर्नी जो है इसको हमने नेम भी जो है वो टोटली डिफरेंट दिया हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल जर्नी फॉर अ कॉज, इन शॉर्ट JFC। और इसका जो टैग लाइन है जिस तरह वकास भाई ने बोला, फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी, ये ख्वाब है जो हकीकत की तरफ गामज़न होगा। और ये 3 कॉजेज़ के ऊपर जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के उन शख्सियात में जिनका साथ हमारा एक ख्वाब ही था कि कभी इनसे बात भी हो, तो उनकी तरफ से जितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, नंबर 1 इज़ पोलियो एरेडिकेशन, पोलियो अवेयरनेस की कॉज है। क्योंकि पोलियो की तारीख़ में अगर मैं इसको कर जाता हूँ तो मैं दुनिया की तारीख़ का पहला पोलियो पर्सन होगा कि जो कि इतना लंबा ट्रैवल कर पाया। सेकंड, हमारे साथ फीमेल होंगी साथ, वो भी स्पेशल है, मैंने सुना भी वकास साहब बता We रहे हैं। have one special female as well and one normal female as well. She is from cross ethnicity. अच्छा। Yes. She is a Hindu girl. तो दोनों को हमने रखा हुआ है because of the physical कोई replacement करनी पड़ जाए हमें तो Exactly. हम replacement कर सकें. अच्छा। Because it's going to be a long journey. Yes. We have decided कि हम इसको normal healthy बंदा या bike riders जो दुनिया में ये tour कर रहे हैं, they take from anywhere from 16 months to 22-24 months. Yes. But जब मैंने देखा मुस्तफ़ा से मिला और हमने इसको स्ट्रक्चर करना शुरू किया तो then
अंडर एडवाइजमेंट वी सॉट कि हम इसको रीजन वाइज करेंगे, Region यानी wise. कि गए फॉर एग्जांपल यूरोप किया 3-4 4.5 महीने में, वहीं पे स्टॉप किया, वापस आए, इनको रिकवरी की ज़रूरत है, 2-3 हफ्ते पाकिस्तान में आके रेस्ट किया, रिकवर किया, गो बैक स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू टेक अ लिटिल लॉन्गर। 2.5 से 3 साल की प्रोजेक्शन है इसकी, ओके, इस तरह से ये इस तरह से करेंगे, बिकॉज वो अदरवाइज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो सेफ्टी पहली चीज़ है, हेल्थ पहली चीज़ है, तो उसको देखते हुए फिर हमने प्लान और रूल बड़ा अच्छा आपने सही है, उसको फॉलो करके जा रहे हैं प्लान। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ ये बताइएगा कि आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई? ये जो आप दोनों एकदम से ये जॉइंट वेंचर में आई, ये किस तरह से आए? ये बड़ा उनकी इंटरेस्टिंग सोच, कोइंसिडेंस था। है, एक तो tourism। बाइक कम्युनिटी बहुत छोटी सी है। मेरे बारे में तो थोड़ा सा बाइक कम्युनिटी में मशहूर है कि बस इसको आवाज़ लगाओ तो ये रेडी होता है, बाइक इसका रेडी खड़ा होता है। तो मैं चूँकि घूमता फिरता बहुत हूँ, टूरिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, वो ये अपना बाइक लेके गया हुआ था कुछ मॉडिफिकेशन कराने के लिए एक फैब्रिकेटर के पास। वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई उससे, रेहान। तो इन्होंने जिक्र किया कि आई एम लुकिंग टू फाइंड अ पार्टनर एंड कोई बंदा मुझे इस तरह का मिले। तो उसने ना इनको मेरे से पूछे बगैर पिच कर दिया, उसने कहा कि भाई ये इतना घुमा हुआ दिमाग एक बंदे का है जो पूरी दुनिया घूमेगा। तो उन्होंने फिर हमें मिलवाया एंड दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग। इन्होंने अपना ड्रीम बताया एंड अगेन एज आई सेड कि मैं गेयर अप तो हो रहा था पर्सनली वर्ल्ड टूर करने के लिए, बट देन आई गिव इट अ थॉट। मैंने कहा कि यार अगर किसी पर्पस और कॉज के लिए काम किया जाए तो वो ज़्यादा नोबल है। अरे वाह, देखिए कोई भी काम कर रहे हो ना आप, मेरी तो ये सोच है किसी चीज़ में कोई पॉजिटिविटी और कोई नेक काम भी अगर आप साथ ले आए किसी अच्छे कॉज के लिए, तो देन फिर मुझे लगता है पूरी कुल कायनात जो है उस काम को करने में, कामयाब बनाने में आप सबके साथ मिल जाती है, आपकी मदद में लग जाती है। तो थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट चैट विद यू ऑल। बहुत मेहनत वाला काम है, बड़ा अच्छा विजन है, बड़ी अच्छी सोच है, मेरी बहुत सारी दुआएं और देखने वालों की भी बहुत सारी दुआएं आई एम श्योर होंगी। तो आप इस सफ़र पे जाएं, खैर ऑफिस से जाएं, और मुस्तफ़ा जैसे ही वापस आएंगे तो आते के साथ ही मेरे शो पे आना है आपने, ठीक है? अब ऐसे 2.5 साल का इंतज़ार बता दिया, मगर मैं इंतज़ार करूँगी, हम आपको लाइव लिया करेंगे। हाँ, बल्कि किसी दिन हम आपको लाइव फुटेज भी यहाँ पर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप बताइएगा कि किस तरीके का सफ़र रहा, ठीक है ना? हमें आगाह कीजिएगा ज़रूर, हम आपके साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे शोखेपन पे। इतनी शोखियाँ जो लोग दिखा रहे होते हैं, इतनी शेखी मार रहे होते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मतलब 3 दोस्त आपस में एक साथ बैठ जाए तो बात क्या करेंगे यार? हमारे दो गांव में इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि भाई हम तो 6-6 स्वेटर पहनते हैं तो फिर हमारा गुजारा होता है। दूसरा दोस्त कहेगा भाई हमारे गांव में तो इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि एक कमरे में जो है ना हम 6 हीटर और 4 रज़ाइयाँ उड़ते हैं तो फिर हमारा गाँव है। चौथा दोस्त बोलेगा कि भाई हमारे गांव में तो इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि जब गाय दूध देती है तो कुल्फा बन के निकलती है। ले, ये क्या शोखी का आलम है। खैर, आज हम बात करेंगे बिस्मा एजाज से, साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप तो डॉक्टर भी हैं, शोखी क्या होती है? ये शोखीपना क्या है? वैसा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज इससे रिलेटेड मेरे जहन में इतने सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन एयर वो नाम ले नहीं सकती। नहीं, आप फॉर्चुनेटली ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे वापस घर भी जाना है, मुझे वापस दफ्तर भी जाना है। एड्रेस ना तो अपने घर का, घर तो जाएं, अपने वापस एड्रेस। नहीं, देयर आर सर्टेन पीपल ना जिसमें आप सारा दिन गुजारते हैं, अच्छा, तो ऑब्वियसली यू कांट एक्सपोज देम। ऐसा ही है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, शोखापन जो है इट्स अ ट्रेट विच इज़ फाउंड इन पीपल जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स्ड पीपल होते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर एहसास कमतरी होती है, जिसकी वजह से वो उस एहसास कमतरी को ओवरकम करने के लिए अपनी बूस्टिंग या शोखापन जो है या शेखियाँ बिगाड़ना जो है उस मतलब एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो चाह के नहीं मिल सकती हैं। अब उसकी डिसअपॉइंटमेंट को वो फेस नहीं कर पाते, इस वजह से वो उस
एलिमेंट को अपने पर्सनालिटी में ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि लोगों के सामने उसको बूस्टिंग करके अपनी अंदर से तस्कीन जो है उसको उनको मिल रही होती है। तो बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू जो कि लोगों में नज़र आता है। आप देखते हो कि एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट। हर पर्सन जो है वो अपने कॉम्प्लेक्सेस को डील करने के डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करता है। लेकिन ये जो बूस्टर्स होते हैं ये बेसिकली इनकी जो थॉट्स होती हैं वो ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है, जिसको हम ये कहते हैं डे ड्रीमिंग है, कि जो चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती या जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं और हमें नहीं मिल सकती, हम उसको डे ड्रीम करके या उसके बारे में इस तरह से बूस्टिंग करके हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं कि ओके फाइन वी हैव इट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन बूस्टिंग करने वाले को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उसके सामने वो पर्सन जो बैठा हुआ है वो खूब एंजॉय करता है कि ये झूठ है जो बोला जा रहा है, लेकिन उसको पता चल जाता है। शोखापन, शोखी मारना और शोखी तबीयत, इन तीनों में क्या फ़र्क है? बूस्टिंग जो है वो स्टार्ट ऑब्वियसली एक कंपैरिजन से ही होती है। जब आप देखते हो कि अच्छा मेरे पास ये फ़ोन है और मेरे फ्रेंड के पास ये फ़ोन है, तो आपके अंदर ये ख्वाहिश होती कि यार मेरे पास भी ये चीज़ होती। इस वजह से आप उसकी शेखी जो है उसको अडॉप्ट करके अपने कंपैरिजन में अपने आप को अपने दोस्त से बेहतर करने के लिए वो एक दफ़ा एक्शन करेंगे। आप अंदर से फील करेंगे कि ओके फाइन आई एम रिलैक्स, यू विल रिपीट इट अगेन। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट जो है, ये चीज़ जो है वो आपकी हैबिचुअल हो जाती है और फिर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने के लिए, अपनी तस्कीन के लिए इसको प्रोलॉन्ग वे में लेके चलते हैं और फिर आप बूस्टर के नाम तरह से अपने सोशल सर्कल में भी मशहूर हो जाते हैं। लोग आपकी बात का फिर यकीन नहीं करते हैं। अच्छा, क्या शोखा होना किसी शख्सियत की खूबी हो सकती है? कैसे? मैंने तो आज तक ऐसा शेखी बिगाड़ने वाला पर्सन नहीं देखा कि उसको मैं तारीफ़ करूं कि हाँ ये एक बहुत अच्छी खासियत है। हाँ, जहाँ तक उस पर्सन का अपना ताल्लुक़ है, अगर उसकी थोड़ी सी कंफर्ट उसको मिल रहा है और उसको थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस मिल रही है, तो शायद उसके लिए एक बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है। लेकिन सामने बैठे हुए पर्सन के लिए इट्स नॉट लाइक दैट। तो शेखीपन के कुछ मुनफी असरात भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी में ना सही, आपके सोशल सर्कल पे ज़रूर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं जो आपके साथ बैठते हैं और आपकी इस किस्म की डेली बातों को सुनते हैं, वो फिर आपके साथ बैठना कम कर देते हैं। आपका सोशल सर्कल जो है वो लिमिट हो जाता है। लोग जो है वो आपकी पीठ पीछे बैकबाइटिंग करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं और फिर कहीं ना कहीं से जब आपको पता चलेगी तो आप हर्ट होते हैं। तो साइकोलॉजिकली इट ऑब्वियसली गिव्स नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ ऑन अदर्स। उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, नुकसान होता है क्या? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बूस्टर हूँ और मैं अपनी फ्रेंड्स में हर वक्त बूस्टिंग करती हूँ, मुझे किसी से पता चलता है कि मेरे वही फ्रेंड जो हैं वो कहीं और पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के मेरे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं और मुझ तक वो बात पहुँचेगी, तो डेफिनेटली मैं हर्ट भी होंगी। जितनी इंटेंसिटी से मैं बूस्टिंग करूँगी और जितनी इंटेंसिटी से मैं अपने दोस्तों में इन रहने के लिए खुशी महसूस करूँगी बूस्टिंग के साथ, शेखियों के साथ, उसी इंटेंसिटी से मैं हर्ट भी होंगी। तो वो डिप्रेशन जो है वो उस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा। क्या शेखी मारना और मज़ा, इन दोनों में कोई फ़र्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। ह्यूमर या मज़ा जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्टेज ड्रामों पे लोग काम करते हैं या बहुत ज़्यादा ह्यूमरस नेचर के होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है बिकॉज समवेयर इनसाइड दे आर ग्लूमी पीपल, समटाइम्स दे हैव सैडनेस इन देम, और उसको फाइट करने के लिए वो अपना ह्यूमर जो है उसको बढ़ाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव ट्रेट बढ़ जाता है। अब एक तरफ वो पर्सन है जो शेखियाँ बिगा रहा है और एक तरफ वो पर्सन है जो मजाक और हंसी मजाक में आपके साथ है। आप किसकी कंपनी एंजॉय करेंगे? ऑब्वियसली वो पर्सन जो मजाक को प्रमोट कर रहा है, जो ह्यूमर को प्रमोट कर रहा है। सो आई गेस कि ह्यूमर जो है दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेड और वक्त के साथ साथ अगर आप ये लर्न भी कर सकते हैं, मतलब आई माई सेल्फ हैज़ लर्न टू बी ह्यूमरस ओवर द एज। When I was younger, I was not like that, but अब वक्त के साथ साथ आप ये सीखते हैं तो आप खुद देखते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी पॉलिश होती है, कितनी ग्रूम होती है। शोखापन की जो हुदूद है वो क्या होती है? क्या लिमिटेशन होनी चाहिए? किस हद तक की शोखी मार सकते हैं, मतलब परमिशन कहाँ तक की, या फिर बिल्कुल नहीं है, ये सब बस मेरा ख्याल है शोखीपन की लिमिट्स अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में डिस्क्राइब करें तो माइल्ड लेवल की हो सकती है, मॉडरेट लेवल की हो सकती है या सिवियर लेवल की हो सकती है, जैसे हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन शेखी बिगाड़ने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप एस्केप ढूंढ रहे होते हैं अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से, अपनी रियलिटी से। उसकी बजाय अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं एंड
यू डेवलप एज अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आई गेस शेखी बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शेखी जो है आपने कहा कि अपने आप को नुकसान भी पहुंचाती है, और ये आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी पाई जा रही है। लड़कियों के सामने भी जो है वो शेखियाँ शुरू कर देते हैं बच्चे। मेरे पास तो ये टॉय है, स्कूल में मारे होते हैं। वो पता है छुट्टियों पे कहाँ गए थे, गए बच्चे गए होंगे उकाड़ा दादी नानी से मिलने, वो कहेंगे नहीं हम तो कनाडा गए हुए थे क्योंकि शेखी है। अब वो क्या ये बच्चे घर वालों से सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर भी शेखी वाला एलिमेंट आ रहा है? नहीं, अब जो जनरेशन जी है उनका ज़्यादातर एक्सपोजर घर वाले बेचारे नहीं है। घर वाले तो शायद उनका रोल सिर्फ इतना ही है कि दे आर जस्ट फीडिंग दैम एंड नरिशिंग दैम। हाँ, एक गलती जो उन्होंने की है वो उनको टैब्स और मोबाइल्स की अर्ली एक्सेस दे के की है। तो बच्चे जो हैं जनरेशन वाई के, उनका सोशल मीडिया से जो कांटेक्ट और एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जनरेशन विच वी बिलोंग टू। हमने वो ज़िंदगी गुजारी है जिसमें हमें पता है सोशल मीडिया के आने से पहले की लाइफ क्या थी, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने देखा ही अपनी आंखें खोलते साथ ही सोशल मीडिया को है। तो बेसिकली ये जो हैबिट्स हैं ये ज़्यादातर इन्होंने लर्न किए, बिकॉज लर्निंग की एक टाइप होती है जिसको हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो जितना बच्चा ऑब्ज़र्व करेगा उतनी ही वो लर्न करेगा। अभी आपकी जो बात आप बता रही थी कि बच्चे जो है वो जाते उकाड़ा हैं और कहीं और का प्रमोट करते हैं। अक्सर मैं मोबाइल पे रील्स देख रही होती तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, अक्सर ये नज़र आती है कि एक जो टॉयलेट सीट होती है ना, वो पर्सन जो है वो अपने फेस के साथ ऐसे शो करता है, इस तरह से एंगल पे रखता है कि वो लगता है कि वो एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा है। और ये भी एक शेखी बिगाड़ने का तरीका होता है कि वेयर यू शो दैट यू आर डूइंग समथिंग। कितनी मॉडल्स, कितनी एक्ट्रेसेस हैं, मैं आपको बोलना नहीं चाहती। वो क्या करती हैं कि ट्रैवल कर रही होती है इकोनॉमी क्लास में, मगर वो उससे पहले जब बिजनेस क्लास से ट्रैवल करके जा रही होती है इकोनॉमी क्लास के लिए, या फिर जैसी बीच में कोई टाइम मिलता है तो जाती है बिजनेस क्लास की, कोई सीट खाली होती है तो उस पर बैठ के तस्वीरें ले लेती है। जी, बैठ के तस्वीरें ली जा रही होती हैं। अपोजिंग भी आप ये चेक कीजिए कि आपकी सीट इकोनॉमी क्लास की है, मगर जाके आप बिजनेस क्लास में ना अपने चाय का कप भी लेके जाएंगी या लेके जाएंगे, और उसके बाद और एयर होस्टेस को कहा जाएगा प्लीज़ मैम प्लीज़, यू सो स्वीट, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, प्लीज़ वन मोर सेल्फी। फिर ये पिक्चर, ये अब ज़बरदस्ती की पिक्चर खाली ग्लास में, अब ये पोज। अच्छा, जहाज़ में बैठे खिड़की खोल के ले, अब एवी पोज ना घड़ी लेके। अब देखो ना 5 मिनट में उन्होंने अपना पूरा ट्रिप जो है अगर पिक्चर्स में शो कर दी है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, बाकी पोजेस में आपको और दिखाती हूँ जहाज़ के और कौन कौन से पोजेस हैं, जरा मैं इनको एंटरटेन करूँ, आप तो ब्रेक लें। अच्छा, एक ये भी है, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं शोखी पे, शौकपने पे, शोखी मारने पे, ये सारी चीज़ों के ऊपर कि जो लोग इस तरह से बड़ा छोड़ रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं। और हम काफ़ी लोग जब शोखी कर रहे होते हैं, ऐसी ऊँची ऊँची हाँक रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे अपने मांझे को ठीक करते हैं, ऐसे हम धागे को ऐसे खींचते हैं मांझे को, और उसके बाद मांझे को ऐसे काटते हैं और हम कहते हैं गई। सामने वाले को समझ आ जाती है कि भाई आपकी शौकियाँ जो वो बहुत हो गई हैं, बस कर जाएँ। अच्छा, ये जो बॉडी शेम वगैरह के ऊपर भी लोग कुछ शौकी वोकी कर देते हैं, इज़ दैट राइट? ये सही है तरीका? नहीं, बॉडी शेमिंग भी कर देते हैं कुछ अपनी शौकी की वजह से दूसरे लोगों की। बॉडी शेमिंग डेफिनेटली एक बहुत ही हार्मफुल किस्म का एक्शन है, एक हार्मफुल किस्म की ट्रेट है जो लोगों में होती है। किसी सूरत भी बॉडी शेमिंग अलाउड नहीं है। तो किसी दूसरे की तजलील करने के लिए अगर आप शौकीपन कर रहे हैं और उसको बॉडी शेम कर रहे हैं, चाहे वो मोटा है या पतला है या काला है या गोरा है, तो इन एनी केस इट्स बैड, क्योंकि आप मल्टीपल नुकसान कर रहे हैं। आप उस पर्सन का भी नुकसान कर रहे हैं जिसको आप बॉडी शेम कर रहे हैं, उसको आप हर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान इस तरीके से कर रहे हैं कि यू आर कंसिडर टू बी अ बैड पर्सन इन द आइज़ ऑफ पीपल, कि ये लोग जो है ये किसी की इज़्ज़त नहीं कर पा रहा, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जिस तरीके का वो है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग, एंड किसी तरह का बेनिफिट नहीं आपको मिलेगा ये। अच्छा, शौकी पने में कुछ लोगों को ऐसी भी तो बीमारियाँ होती हैं ना कि कोई बात कर रहा है और आगे से वो कहता है कि जी हमें ये बीमारी, वो आगे से कहेगा हाँ हाँ इसमें कोई मसला नहीं है, मुझे भी ये बीमारी हुई थी, इसमें कुछ भी नहीं होता। वो कहेगा दही जी लाना, वो कहता हाँ दही मैं बड़ा लाता था, इस दुकान से मिल जाओ, हर चीज़ का तेरे पास इलाज है, बता भाई। अच्छा, ये चीज़ आप
ये चीज़ आमतौर पे हम देखते हैं सास बहू में डेफिनेटली होती है कि अगर बहू ने बेचारी ने आके कह दिया आज मेरे सर में दर्द है, तो सास ने उसको यही कहना है कि हाँ मेरे भी सर में दर्द थी बट आई टुक दिस काइंड ऑफ मेडिसिन एंड इट्स फाइन। तो दैट इज़ बैड। मतलब हर पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर पर्सन का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से वो चलता है, उसके हिसाब से वो फंक्शन करता है। यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन। लेकिन कभी कभी ये चीज़ शोखीपन में भी की जाती है। यू आर नॉट फीलिंग इट एंड यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट दैट येस इट इज़ हैपनिंग। अच्छा, शोखी और बेअदबी में क्या फ़र्क है? ये भी तो बात है ना। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना बॉडी शेमिंग में, अगर आप किसी को शोखीपन में बॉडी शेम कर रहे हैं तो ये बेअदबी की कंसिडरेशन में भी आ जाता है कि शोखीपन में सिर्फ आप अपनी ज़ात को रोल नहीं रहे हैं, आप साथ वाले को भी रोल रहे हैं। अगर तो आपकी शोखीपन जो है वो अपनी ज़ात तक महदूद है तो फिर दैट इज़ जस्ट बूस्टिंग। लेकिन अगर आप अपनी शोखीपन में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियसली कमिंग इनटू डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, माशरती तौर पर शोखीपने के जो देखा जाए तो वो क्या असरात हैं, और ख़ास तौर पे जो शोखीपना है अगर कहीं ऐसी महफिल में ना किया जाए तो उसको बोरियत समझा जाता है, इस पर भी बात कीजिए ज़रा। अनफॉर्चुनेटली फ़िज़ा ये चीज़ जो है ना ये अब आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। लोग लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं, जो कि शोखीपन मिल के बैठ के करते हैं, वो उस सेशन को एंजॉय करते हैं। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि पार्टीज़ हो रही हैं या क्लब्स हैं, वहाँ पे शाम के वक्त इकट्ठे होना है ख़वातीन ने या मर्दों ने, तो उन्होंने बैठ के डेफिनेटली बूस्टिंग ज़रूर करनी है। और ये भी पता है कि वो 1 घंटे का या 2 घंटे का जो सेशन है उसमें वो जो भी बोल रहे हैं वो कहीं पे भी रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दे आर एन्जॉइंग इट। सो उसका मुझे लगता है कि फ़ायदा तो कोई नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप 1 घंटे 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर रहे हैं, और जो सेल्फ़ प्लेजर उसमें आप ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं घर जाके डिप्रेशन में ज़रूर बदलेगा। बिकॉज जब आप एक जगह पे इतना ज़्यादा झूठ बोल देते हैं तो वापस आके अंदर आपका अपना कॉन्शियस या ज़मीर भी तो है ना, वो कहता है कि नहीं यार ये ऐसे तो नहीं था, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो वो डिप्रेशन भी उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही अलार्मिंग स्टेज पे आके आपको हिट बैक करता है। तो मुआशरती तौर पे इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कंटेंड हो जाते हैं जिन लोगों के साथ आप वो कंपनी एंजॉय करते हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में शोखी और इज़्ज़त नफ्स के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जा सकता है? अगर देखने वाला कोई आखिरी सवाल का जवाब भी दे दें तो बड़ी रहनुमाई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, शोखीपन जो है वो तभी उस चीज़ में आप एंगेज होते हैं जब आप अपने आप को इज़्ज़त देना या अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बिल्कुल नीचे बॉर्डर लाइन पर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे उतना ही इस बुरी बीमारी से, इस बुरी हैबिट से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आप आखिर में भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शोखियाँ ना मारा करें, मोटरसाइकिल के जो सेंसर हैं वो ना उतार के जाया करें, लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं उसके बाहर ना खड़ा हुआ करें, लड़कियों को फ़ोन्स में ऐसे झूठ ना बोला करें, इतनी शेखियाँ ना हाँका करें, ठीक है। बहुत सारी बातों पे जो आप लंबी लंबी हाँकते हैं, और लड़कों का मोस्टली एक स्टाइल है कि कोई बात बोल देते हैं और उसके बाद बाल ऐसे करके ना स्टाइल मार के तो एंज निकल जाते। ये सब चीज़ें छोड़ दें। शोखी में कुछ नहीं रखा सिवाय झूठ के। जो आप अंदर है उसको बाहर निकाल कर लेकर आएँ। सामने वाले को जो पसंद आएंगे आप, तो जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाले को पसंद आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बस ये होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें एक वज़न है, उसमें एक कॉन्फिडेंस है और उसमें खूबसूरती है, वही सामने वाले को पसंद आएगी। तो आपकी बात की जो है ना क्वालिटी होगी, ठीक है। कल आपको मिलते हैं दोबारा हम मॉर्निंग विद फिज़ा में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।